ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक बेहद अमीर और रुतबे वाले खानदान का सबसे बड़ा बेटा है। स्कूल हो या बाहर, हैंडसम दिखना और लग्जरी में जीना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि ये तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन एक दिन जब वो आराम से रास्ते पर चल रहा था, तभी अचानक आउट ऑफ नोवेयर उस पर एक बिजली लाइटनिंग बोल्ट गिरी। हैरानी की बात यह थी कि वो मरा नहीं, लेकिन तभी वहां एक भटकती हुई सोल आत्मा जाहिर हुई और उसने फर्नैन की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश की। फर्नैन को तुरंत खतरे का एहसास हुआ और उसने अपनी माना पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद का डिफेंड किया। लेकिन इस जद्दोजहद के दौरान उस स्पिरिट की सोल का एक हिस्सा फर्नैन के अंदर मर्ज हो गया। उसी पल उसके दिमाग में किसी और की यादें, मेमोरीज एक बार की तरह भरने लगी और उसकी विजन में अजीब से टेक्स्ट्स दिखाई देने लगे। ये टेक्स्ट्स बिल्कुल किसी प्रोफेसी, भविष्यवाणी की तरह थे, जिसमें बताया गया था कि आने वाले वक्त में 72 डीमंस धरती पर हमला करेंगे और हर तरफ तबाही मचा देंगे। मगर इस पूरी प्रोफेसी में सबसे डरावनी और शॉक कर देने वाली बात यह थी कि फर्नैन पेलेनबर्ग को उसकी अपनी फैमिली से ठोकर मारकर निकाल दिया जाएगा और वो एक बिल्कुल कंगाल भिखारी बन जाएगा। दुनिया तबाह होने वाली थी, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को इस बात से ज्यादा चिढ़ इस बात पर हो रही थी कि वो गरीब होने वाला है। उस दिन के बाद से फर्नैन अपनी हर क्लास के दौरान बस इसी बारे में सोचता रहता कि आखिर क्यों उसे इस दुनिया के फ्यूचर का एक्सेस मिला है। एक ऐसा फ्यूचर जहां ए नाम का एक नौजवान इन डीमंस को हराकर हीरो बनेगा, लेकिन उसी सेम फ्यूचर में फर्नैन को सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। अब इस स्टोरी में हम देखेंगे कि वो अपनी इस दर्दनाक किस्मत से बचने के लिए क्या रास्ता निकालता है। क्लास खत्म हुई और टीचर ने सोल के टॉपिक को रैप अप किया। फर्नैन अब भी इसी उधेड़बुन में था कि वो अजीब यादें उसके दिमाग में आई कहां से, लेकिन काफी सोचने के बाद भी उससे कोई ठोस वजह नहीं मिली। उसे बस इतना यकीन था कि इस प्रोफेसी के सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि दूर से आती हुई कल हकीकत थी। इस नॉलेज का फायदा उठाते हुए उसने आगे की प्लानिंग शुरू की और पैसे कमाने के नए रास्ते ढूंढने लगा। प्रोफेसी का सच होना मतलब उसकी लूना का भी वक्त पर आना था और उसे हर हाल में इस प्रोफेसी की सच्चाई को वेरीफाई करना था। उसके सेक्रेटरी ने उससे पूछा कि आज की क्लास कैसी रही, जिस पर फर्नैन ने हमेशा की तरह सरसरी सा जवाब दिया कि सब वैसा ही था जैसा हमेशा होता है। उसने एक न्यूज़पेपर उठाया और थोड़ी कॉफी एक्सेप्ट की। सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि फर्नैन कुछ खोया खोया सा है और उसने पूछा कि क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फर्नैन ने साफ मना कर दिया। सेक्रेटरी ने फिर कहा कि पिछले 6 महीनों से जब से वो बिजली गिरने वाला हादसा हुआ है, यंग मास्टर काफी बदल गए हैं। वो काफी देर तक बाहर रहते हैं और ऐसी अजीब चॉइसेस लेते हैं जैसे उन पर किसी और का साया हो। फर्नैन ने बस इतना कहा कि शायद ये अजीब चीजें ही आखिर में सही साबित हों। तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर में एक नाम पर पड़ी, आर्मियन। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उस शख्स ने सच में एनरोलमेंट ले लिया है। सेक्रेटरी ने पूछा को क्या उन्हें किसी और सोर्स से इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन फर्नैन बिना कुछ कहे तेजी से साउथ की तरफ निकल गया। सेक्रेटरी बेचारा कॉफी लिए खड़ा देखता रह गया और सोचने लगा कि आखिर चल क्या रहा है। इंपीरियल एकेडमी एक बहुत ही बड़ा लक्का था जो बार्डियन नाम के एक आइलैंड पर बना था, जो खुद इंपीरियन सी के बीच में था। यह जगह मैजिक से बनाई गई थी और इसके सदर्न पार्ट में एक दलदल वाली नदी, मार्शी स्ट्रीम थी। फर्नैन ने फैसला किया कि यही वो जगह है जहां वो प्रोफेसी को टेस्ट करेगा। उसके दिमाग में प्रोफेसी की 3 बातें बार बार घूम रही थीं जो उसे काफी परेशान कर रही थीं। पहली ये कि फर्नैन पेलेनबर्ग भिखारी बन जाएगा, दूसरी ये कि सोलोमन के 72 डीमंस हजारों साल बाद फिर से बुलाए जाएंगे, और तीसरी सबसे अहम बात यह थी कि एक आर्मियन नाम का लड़का इन बीस्ट से लड़कर दुनिया को बचाएगा। एम्पायर के लोग शायद उसे ना जानते हों, क्योंकि वो एम्पायर के फाउंडर केनस आर्मियन का वंशज डिसेंडेंट था, जिसने 5 किंगडम्स को मिलाकर इस एम्पायर की बुनियाद रखी थी। लेकिन आज 1000 साल बाद उस खानदान का सारा रूप और अथॉरिटी खत्म हो चुकी थी। प्रोफेसी के मुताबिक वही आर्मियन इस कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट था। फर्नैन अपना एग्जाम खत्म करके तुरंत उस दलदल वाले इलाके की तरफ भागा जिसके बारे में प्रोफेसी में बिल्कुल डिटेल में लिखा था। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या यह लड़का बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसा लिखा है। अगर ऐसा हुआ तो प्रोफेसी 100% सच साबित हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह लड़का न सिर्फ हीरो था, बल्कि फर्नैन के बुरे वक्त से भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। फर्नैन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे नफरत क्यों करता है, क्योंकि वो पूरी प्रोफेसी को डिटेल में नहीं पढ़ पाया था, बस एक मोटा मोटा अंदाजा ही था उसे। जाहिरी तौर पर तो यह लग रहा था कि वो डीमंस के साथ मिल गया था, लेकिन इस बात का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। दूसरी तरफ वो लड़का ए उस दलदल में एक छुपी हुई डंजन, तहखाना तलाश कर रहा था। उस डंजन के अंदर पहले एम्परर की तलवार थी जिसमें उनकी स्पिरिट का वास था। प्रोफेसी के हिसाब से वही वो हीरो था जो दुनिया को बचाने वाला था। फर्नैन ने सोचा कि अगर इसमें डीमन से लड़ने का टैलेंट नहीं होता तो वो कब का खत्म हो चुका होता। तभी उसे खून की महक आई और उसने सोचा कि शायद ए डंजन में किसी अटैक से जख्मी हो गया है, क्योंकि अभी तक उसका असली टैलेंट पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आया था।
वहां दलदल में एक क्रोकर नाम का खतरनाक प्रेडेटर रहता था जो किसी भी ओपोनेंट के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। फर्नांड ने देखा कि सब कुछ बिल्कुल प्रोफेसी के मुताबिक ही हो रहा है। वो अंदर चेक करने ही वाला था कि उसने देखा ए वहां खड़ा है और अभी तक डंजन में गया नहीं है। फर्नांड ने उससे पूछा कि वो यहां क्या कर रहा है, क्योंकि ये एरिया नए लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ए ने हैरानी से पूछा कि वो उसे कैसे जानता है, तो फर्नांड ने जवाब दिया कि वो आर्मियन के खानदान के बारे में जानता है। फर्नांड ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि वो उसे सनबा सीनियर बुलाए। ए ने उसे पहचान लिया और सनबा कहने पर राजी हो गया। फर्नांड ने तंज जोक करते हुए पूछा कि क्या वो एक छिपकली लिजर्ड से डर कर भाग रहा है। ए ने बताया कि उसका सामना एक क्रोकर से हुआ था। फर्नांड ने तुरंत एक हाई ग्रेड पोशन उसकी तरफ फेंकी और वार्न किया कि ये प्रेडेटर्स साल में एक ही बार दिखते हैं, तो समझ लो उसका दिन खराब था। वो पोशन इतनी महंगी और इफेक्टिव थी कि उसके सामने 10 लो लेवल वायल्स भी कुछ नहीं थे। ए ने हिचकिचाते हुए कहा कि वो इसके पैसे नहीं दे पाएगा, लेकिन फर्नांड ने उसे टोकते हुए कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए। भले ही उसकी फैमिली का नाम गिर चुका हो, लेकिन वो अब भी रॉयल ब्लड से है, इसलिए फर्नांड इसे एक इन्वेस्टमेंट समझ रहा था। ए ने सोचा कि फर्नांड उन अफवाहों जैसा बिल्कुल नहीं है और उसने अपने सनबा का शुक्रिया अदा किया। फर्नांड को लग रहा था कि अगर ये प्रोफेसी का मामला ना होता तो ये पोशन वेस्ट ही जाती। उसने ए को समझाया कि वो खुशकिस्मत है कि यह फर्नांड था, वरना कोई और होता तो उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसने के लिए निकाल दिया जाता। ए ने उसकी बात मान ली। फर्नांड ने वहां से जाने का नाटक किया, लेकिन असल में अपनी प्रेजेंस मिटाकर वहीं रुक गया ताकि देख सके कि ए आगे क्या करता है। थोड़ी देर बाद उसने चुपके से ए का पीछा किया और डंजन तक पहुंच गया। फर्नांड ने नोटिस किया कि यह अका वाकई अजीब है और ए ने शायद इसे पूरी तरह क्लियर कर दिया है। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि वहां मैजिकल लैंप्स जल रहे थे, लेकिन उसे माना का कोई एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज आसपास की माना को एब्जॉर्ब कर रही हो। ए को देखकर फर्नांड को प्रोफेसी पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि ए उस प्रोफेसी वाले हीरो से काफी अलग दिख रहा था। प्रोफेसी में तो लिखा था कि ए जख्मी हालत में अंदर जाएगा और गिरने की वजह से उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन यहां तो वो बिल्कुल सही सलामत था। ए अंदर बढ़ता रहा और एक ऑल्टर के पास रुक गया जहां एक पुरानी तलवार रखी थी। जैसे ही उसने तलवार को हाथ लगाया, पूरी गुफा एक तेज रोशनी से जगमगा उठी। फर्नांड ने देखा कि मैजिक के कुछ निशान बाकी रह गए थे। ऑल्टर के बीच में निशान और ए का बिना किसी चोट के डंजन क्लियर करना, यह सब इस बात का सबूत था कि प्रोफेसी बिल्कुल सच है। इसका मतलब फर्नांड का भिखारी बनना भी तय था, और यह सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा था कि उसका फ्यूचर कितना क्रैपी है। यह आरी आर्मियन ही वो प्रोटैगनिस्ट था जो दुनिया को डीमन से बचाएगा और फर्नांड की बर्बादी का सबब बनेगा। ए अभी एक उभरता हुआ सितारा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी फर्नांड से बिल्कुल उल्टी थी। वो इज्जत और उसूलों को पैसे से ऊपर रखता था। फर्नांड समझ गया कि अगर वो बिना सोचे समझे इसके पास गया तो बात बिगड़ सकती है। उसने अपने नौकर हाइड से मशवरा लिया कि अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें इन्वेस्ट करके फायदा हो तो क्या करना चाहिए। हाइड ने तुरंत कहा कि हिचकिचाना नहीं चाहिए। जब फर्नांड ने बताया कि उस बंदे की पर्सनैलिटी उसे मैच नहीं करती, तो हाइड ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि ड्यूक, फर्नांड के पिता कहते हैं कोई पैसों के जोर पर तो पर्सनैलिटीज भी मैच करवाई जा सकती हैं। फर्नांड को लग रहा था कि डीमंस और दुनिया की तबाही से निपटना काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब बात अंधा पैसा खर्च करने की हो तो पर्सनैलिटी का डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं रहता। उसे अब ए के बारे में और जानकारी चाहिए थी, इसलिए उसने कहा कि वो आज ही उससे मिलने जाएगा। उसके नौकर ने रोका भी क्योंकि कोई गेस्ट आने वाला था, लेकिन फर्नांड उसकी बात अनसुनी करके निकल गया। अकेडमी में डॉर्मेटोरीज एग्जाम्स के रिजल्ट्स के हिसाब से मिलती थी। रैंक 1 से 10 वाले लेबिडस एलीट में रहते थे, 11 से 30 वाले एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट्स के लिए थे, और बाकी सब नीचे वाले डेक डॉर्मेटोरी में रहते थे। तलवार की ईगो आत्मा यह देखकर चिल्ला उठी कि आर्मियन का वंशज टॉप पर होने की बजाय सबसे नीचे वाली डॉर्मेटोरी में रह रहा है। उसने कहा कि अगर पुराने एम्परर को यह पता चला तो वो अपनी कब्र में गुस्से से तड़प उठेंगे। लेकिन ए का ध्यान बस इस बात पर था कि डीमंस अचानक कहां से आ गए। तलवार ने बताया कि यह तब तक मुमकिन नहीं जब तक कोई बाहर से इंटरफेयर ना करे। ए ने कहा कि वो अभी बहुत कमजोर है, इसलिए वो मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन तलवार को इस बात पर यकीन नहीं था। उसने बताया कि असल गुनहगार तो पहले एम्परर ही थे, जिसने सक्सेशन सिस्टम बदल दिया और अपनी सारी जमीन एम्पायर को डोनेट कर दी। इस वजह से आर्मियन खानदान के पास ना पैसा बचा और ना ही अपनी पुरानी टेक्निक्स। फिर भी तलवार ने वादा किया कि वो ए को हर रिसोर्स देगी ताकि वो पुरानी शान वापस ला सके। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। फर्नांड बाहर खड़ा था। ए ने दरवाजा खोला और हैरानी से पूछा कि वो यहां क्या कर रहा है। फर्नांड ने कहा कि वो उसके साथ एक वॉक पर जाना चाहता है, क्योंकि यहां काफी शोर है और वो किसी शांत जगह पर बात करना चाहता है। ए ने उसे 10 मिनट रुकने को कहा, जिस पर फर्नांड ने थोड़ा रौब दिखाते हुए कहा कि वो अपने सनबा को इतनी देर इंतजार करवाएगा। ए ने तुरंत 5 मिनट में आने का वादा किया। पहले एम्परर की सोल ये देखकर हैरान थी कि आखिर ये ब्लॉन्ड लड़का है कौन। ए ने बताया कि ये फेलेनबर्ग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। सोल को लगा कि अमीर खानदान के लड़के इतने हम्बल नहीं होते, शायद वो पोषण के पैसे मांगने आया हो। इस बीच कमरे के अंदर फर्नांड ने नोटिस किया
कि वो तलवार वही रखी है। फरनान ने बड़े आराम से जवाब दिया कि उसका कोई भी बुरा मकसद नहीं है। प्रोटैगनिस्ट होने के नाते वो समझता था कि नाइट्स और उनके हथियारों का रिश्ता कैसा होता है। एक नाइट को उसके हथियार से दूर रखना लगभग नामुमकिन है। फरमान के दिमाग में चल रहा था कि शायद ए के अंदर एम्परर गार्डनर की ईगो या आत्मा समाइल हल है जो उसे इतना अलर्ट रखती है। ए ने सवाल किया कि आखिर उसे डिनर पर क्यों बुलाया गया है। फरनान ने बिल्कुल कैजुअल होकर जवाब दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस डिनर के बारे में सोच रहा था और उसे लगा कि साथ चैना चाहिए। उसने ए को पूरी छूट दी कि वो जो चाहे ऑर्डर कर सकता है। ए ने पहले तो मना करने की कोशिश की क्योंकि उसे मेन्यू काफ़ी महंगा लग रहा था, लेकिन फरनान ने इंसिस्ट किया कि जब कोई ऑफर कर रहा हो तो मना नहीं करना चाहिए। आखिरकार ए मान गया। फरनान उसे देखकर सोच रहा था कि ये लड़का दिखने में तो बड़ा मासूम और बुरा भला ना चाहने वाला लगता है, लेकिन प्रोफेसी में इसने मुझे धोखा कैसे दिया होगा। उसने ए से पूछा कि एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद उसके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग यहाँ अपना दबदबा इन्फ्लुएंस बढ़ाने आते हैं, मगर आर्मियन खानदान के लोग हमेशा से सोशलाइजिंग के बजाय अपनी ताकत बढ़ाने पर फोकस करते आए हैं। फरनान के लिए यह हैरानी की बात थी कि ऐसे खानदान का कोई लड़का एकेडमी आया है। ए ने जवाब दिया कि वो थक चुका है कि लोग उनके खानदान को एक मजाक समझते हैं। भले ही आज उनके पास सिर्फ नाम बचा हो, लेकिन खून तो उनका भी रॉयल ही है और वो अपने खानदान की पुरानी शान वापस लौटा कर ही रहेगा। फरनान ने महसूस किया कि इस लड़के के अंदर एम्बिशन और डिटर्मिनेशन की कोई कमी नहीं है। उसे अपने खानदान पर गर्व था। वो सिर्फ एक भला बच्चा नहीं था, बल्कि उसके अंदर कुछ कर दिखाने की आग थी। फरनान को अब अंदाजा हो गया था कि ए किस तरह का इंसान है, लेकिन उसने तय किया कि वो उससे अभी स्पॉन्सर नहीं करेगा। अगर वो अभी अलसा करता तो ए का प्राइड हर्ट हो सकता था, क्योंकि ऐसे लोग सर कटवा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। फरनान की प्रायोरिटी अभी लॉयल्टी और भरोसा जीतना था। वो चाहता था कि वक्त आने पर ए खुद उसके पास आए और तब वो उसे पूरी तरह अपने साइड कर लेगा। बाद में फरनान ने हाइड से पूछा कि क्या उसने बड़ी फैमिली की लड़की से मुलाकात की। हाइड ने बताया कि उसने लुइना को समन किया था और वो काफ़ी देर से इंतजार कर रही है। हाइड ने कहा कि उसे लगा था मास्टर लेट आएंगे, इसीलिए उसने लुइना को रुकने को कहा। फरनान को अचानक दिमाग में एक दर्द सा महसूस हुआ। यह प्रोफेसी का असर था। उसके सामने एक लड़की की इमेज आई, सुनहरे बाल और एक नोबल तलवार। प्रोफेसी के मुताबिक ए उसे तलवार के साथ डांस करते हुए देखकर उसका दीवाना हो गया था और उसने कसम खाई थी कि वो उसकी हिफाजत करेगा। प्रोफेसी में लिखा था कि फेलनबर्ग फैमिली ने ही उस लड़की को दुख दिए थे और ए उसे उनके चंगुल से आज़ाद कराएगा। फरनान को अब समझ आया कि फ्यूचर में ए उसे नफरत क्यों करता है। सारा झगड़ा इस लड़की की वजह से होने वाला था। फरनान ने इस सिचुएशन को कोसा जबकि लुइना बाहर उसका इंतजार कर रही थी। हाइड को लगा कि मास्टर उससे बात कर रहे हैं और वो डर के मारे जम गया। दूसरी तरफ लुइना सोच रही थी कि ये फेरमन फेलनबर्ग आखिर चाहता क्या है। कल उसने उसे जानबूझकर इंतजार करवाया और आज फिर बुला लिया। उसे लगा कि फरनान शायद उसका गर्व तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फरमान ने खिड़की से उसे देखा और उसकी इरिटेशन महसूस की। बर्च फैमिली एक पुरानी और इज्जतदार फैमिली थी जो एम्पायर के नॉर्थ की हिफाजत करती थी, लेकिन मॉन्स्टर्स की हामियों ने उन्हें कंगाल कर दिया था। उन्हें अपना रुतबा वापस पाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इसी मौके का फायदा फेरमन के बाप ने उठाया था। फेलनबर्ग फैमिली मैजिक में तौन उस्ताद थी, पर उनकी फेंसिंग तलवारबाजी कमजोर थी। इसलिए उन्होंने बर्च फैमिली की मदद की ताकि उनकी फेंसिंग टेक्निक सीख सकें। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि लुइना ही ए की सच्ची मोहब्बत बनने वाली थी। फरनान ने सोचा कि ये ए तो सब कुछ चाहता है, हीरो बनना भी और ईशा भी। चूंकि लुइना का कनेक्शन ए से था, फरनान को यह ध्यान रखना था कि वो लुइना की नज़रों में बुरा ना बने। फरनान ने लुइना के पास जाकर कल के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि वो किसी काम में फंस गया था। लुइना ने थोड़ा रूखा जवाब दिया कि हमेशा कमज़ोर को ही नाइंसाफ़ी सहनी पड़ती है। फरनान ने बात को संभालने की कोशिश की और अपना असली प्लान रखा। उसने प्रपोज किया कि मैजिक डिपार्टमेंट और नाइट्स के बीच एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। लुइना ने जुमला पूरा होने से पहले ही मना कर दिया। उसने कहा कि वो रैंक 2 पर है और फरनान रैंक 10 पर, तो वो उसके साथ पार्टनर क्यों बने जब उसके पास बेहतर ऑप्शंस हैं। फरनान ने अपना पट्टा फेंका। उसने कहा कि अगर वो 3 साल तक उसकी पार्टनर बनती है तो वो उनके खानदान के कर्जे का सारा इंटरेस्ट माफ कर देगा और इसे स्पॉन्सर भी करेगा। लुइना हैरान थी कि एक नोबल दूसरे नोबल को स्पॉन्सर क्यों कर रहा है। फरनान ने सफाई दी कि वो सिर्फ उसके टैलेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि लुइना की फैमिली की हालत खराब है और वो खुद एक आम इंसान से भी बुरी हालत में रह रही है। लुइना को लगा कि यह उसकी फैमिली की बेइज्जती है, लेकिन फरनान ने समझाया कि यह बेइज्जती नहीं बल्कि हकीकत है। उसने लुइना की तारीफ करते हुए कहा कि उसका स्वॉर्ड डांस बहुत ही नोबल और खूबसूरत है। जब फरनान ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू किए तो लुइना शर्मा गई और उसे रुकने को कहा। इस फ्लैटरी का असर यह हुआ कि लुइना पार्टनरशिप के लिए मान गई।
लुइना की मेड ने जब स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो वो भड़क गई। उसने कहा कि ये पैसों का भूखा फरनान जरूर लुइना को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लुइना ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी फैमिली के लिए जरूरत है, इसलिए वो इसे बर्दाश्त करेगी। अगले दिन फरनान ने लुइना को ट्रेनिंग फील्ड में बुलाया। लुइना को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां क्या कर रहा है। फरनान ने कहा कि वो उसे दिखाना चाहता है कि वो उसका एक काबिल पार्टनर बन सकता है, भले हो उनकी रैंक्स में फर्क हो। लुइना ने उसे पहला अटैक करने का मौका दिया। फरनान ने अपनी स्टाफ उठाई और स्टोन मैजिक कॉन्जूर करना शुरू किया। पत्थरों के टुकड़े लुइना की तरफ तेजी से बढ़े, पर उसने अपनी तलवार से उन्हें बीच से काट दिया। लुइना ने मेज के खिलाफ ऑफेंसिव होने का फैसला किया। फरनान ने इस बार लाइटनिंग मैजिक का यूज किया, जिसने लुइना को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि फरनान उसके पीछे है। फरनान ने एक बहुत बड़ा मैजिक स्पेल तैयार किया था, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रहा था। लुइना ने नोटिस किया कि ये स्पेल्स नॉर्मल स्पेल से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उसे समझ आ गया कि फरमान ने अब तक अपनी असली ताकत छुपा कर रखी थी। पूरा बैटलफील्ड हवा में उठने लगा और लुइना को समझ नहीं आ रहा था कि एक 10th रैंक वाले के पास इतना माना कहां से आया। उसने महसूस किया कि उसने फरनान को बहुत हल्के में लिया था। दोनों के बीच एक जोरादार ड्यूअल हल। लुइना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फरनान की तरफ लपकी। फरनान की स्टाफ जमीन पर गिर गई और उसने तुरंत सरेंडर कर दिया। लुइना को लगा कि वो उसे छीना रहा है, लेकिन फेरमन ने कहा कि उसका माना खत्म हो गया है और बिना माना के एक मेज नाइट से नहीं जीत सकता। लुइना ने जीत तो ली, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ड्यूअल के बाद फरनान ने उसे एक गिफ्ट दिया, विस्की से बनी स्पेशल चॉकलेट। उसने यह भी बताया कि उसे पता है कि लुइना को चॉकलेट पसंद है। लुइना ने हैरानी से पूछा कि क्या उसने उसके बारे में रिसर्च की है। फरनान ने मजाक में कहा कि वो इतना वेला नहीं है, उसने बस टॉप 10 स्टूडेंट्स की डीएस चेक की थी। लुइना ने चॉकलेट ली, लेकिन उसने फरनान से पूछा कि इतनी ताकत होने के बावजूद वो रैंक 10 पर क्यों है। फरनान ने एक बिजनेसमैन की तरह जवाब दिया कि एक समझदार व्यापारी कभी भी लाइमलाइट में नहीं चलता। जब फरनान वापस अपने कमरे में आया तो हाइड ने देखा कि उसने अपना माना स्टोरेज और एम्पलीफायर पूरी तरह तोड़ दिया है, एग्जॉस्ट कर दिया है। फरनान ने बताया कि लुइना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसने उसे हराने के लिए अपना सारा माना खर्च कर दिया, फिर भी वो हार गया। लेकिन उसे खुशी थी कि उसने लुइना को अपनी काबिलियत का अंदाजा दे दिया था। हाइड ने हैरानी से पूछा कि आखिर ऐसी कीमती चीजें उस लड़की पर खर्च करने का क्या फायदा? क्या वो वाकई इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट के लायक है? फरनान ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि यह सब फ्यूचर के लिए एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट है। उसने मजाक में यह भी कहा कि शायद ये उस बिल लाइटनिंग स्ट्राइक का साइड इफेक्ट है जो उसके दिमाग पर असर कर गया है। फरनान अपने मन में सोच रहा था कि एरी आर्मियान का फैसला गलत नहीं था। लुइना की फेंसिंग वाकई बहुत ही एलिगेंट और लाजवाब थी। अब उसे समझ आ रहा है कि उस फैमिली ने इसे इतने सालों तक एक राज सीक्रेट क्यों बनाकर रखा था। लुइना में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फरनान को हैरानी हो रही थी कि उसने आज तक कभी फर्स्ट रैंक के लिए क्यों कोशिश नहीं की। क्या इसकी वजह उसके पुराने और लो लेवल वेपन्स थे? हाइड ने पूछा कि अब वो ड्यूक फरनान के पिता को क्या जवाब देंगे, क्योंकि बर फैमिली की वो सीक्रेट फेंसिंग काफी कीमती थी और लोग उसके लिए तरसते थे। फरमान थोड़ा परेशान तो था। उसने पूछा कि क्या उसके पिता उसे इस बात पर खानदान से बेदखल डिसोन कर देंगे। सेक्रेटरी ने साफ मना कर दिया और कहा कि बेदखल करने से पहले वो शायद मास्टर की जान ही ले लेंगे। फरनान ने सोचा कि उनका बाप सिर्फ एक प्लान बिगड़ने पर अपने बेटे को जान से तो नहीं मारेगा। खैर, उसने सबसे पहले अपने पिता को एक खत लेटर लिखने का फैसला किया। खत लिखते वक्त उसके दिमाग में काफी डरावने ख्याल आ रहे थे और वो काफी एंग्शियस महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद आखिरकार उसके पिता का जवाब आ ही गया। फरनान ने कहा कि जवाब उम्मीद से जल्दी आ गया है और हाइड ने भी इस पर इत्तेफाक किया। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या उसके पिता ने कोई अलग से मैसेज भेजा है। सेक्रेटरी ने मना करते हुए वार्न किया कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे मास्टर के नौकर के तौर पर यह उसका आखिरी दिन है। फरनान ने सोचा कि इसमें उसकी गलती नहीं है और अगर वो रिजेक्ट हुआ तो उसकी वजह ए और डीमन से उसका कनेक्शन होगा। फिलहाल ये हादसा उससे जुड़ा नहीं था तो सब ठीक होना चाहिए था। उसे अब अपने पिता से मिलने जाना था। उसके पिता को लग रहा था कि फरनान ने किसी के साथ कोल्ड पैक्ट समझौता कर लिया है, लेकिन फरनान उन्हें प्रोफेसी के बारे में सच नहीं बता सकता था। उसे पता था कि अगर वो सच बोलेगा तो उसके पिता कहेंगे कि एक मर्चेंट होकर वो ख्यालों की दुनिया में जी रहा है। उन्हें गुस्सा इस बात पर था कि उनका बेटा खानदान का नुकसान कर रहा है। फरमान को अब उन्हें कुछ ऐसा ऑफर करना था जो बर फैमिली के लॉस को कॉम्पनसेट कर सके। ड्यूक इवान ने उसे देखा और कहा कि वो तो उम्मीद से ज्यादा नॉर्मल दिख रहा है। उन्हें लगा था शायद फरनान ने ड्रग्स लिए हैं, वो पागल हो गया है या फिर वही डीमन उसके अंदर घुस गया है जिसने पहले एम्परर को हराया था। उन्होंने सफाई मांगी कि आखिर फरनान ने ऐसा क्यों किया। फरमान ने कहा कि उसने बर फैमिली में एक बेहतर इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है।
उसके पिता ने पूछा कि सीक्रेट फेंसिंग से बेहतर क्या हो सकता है। फर्नांड ने सीधा जवाब दिया कि वो ये नहीं बता सकता। ड्यूक ने गुस्से में कहा कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है और वो इस वंट खानदान की दौलत बर्बाद करने वाला उक मुजरिम है। फर्नांड ने कहा कि वो अपनी गलती जानता है लेकिन उसका फैसला नहीं बढ़ेगा। उसने वादा किया कि अगर उसके बाप ने उस पर थोड़ा भरोसा किया तो वो सीक्रेट फेंसिंग से भी बेहतर चीज उनके लिए लाएगा। ड्यूक ने उसके कॉन्फिडेंस की वजह पूछी लेकिन फर्नांड ने फिर से वही कहा कि वो सोर्स नहीं बता सकता। उसके पिता को यह सब बकवास लग रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने फर्नांड को बेवकूफ बनना नहीं सिखाया। तब फर्नांड ने सोचा कि अब प्रोफेसी का जिक्र करना ही पड़ेगा वरना बात नहीं बनेगी। उसने कहा कि यह कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है और इसकी पूरी जिम्मेदारी वो खनूड लेगा। बदले में वो अपने पिता को वो सारी इंफॉर्मेशन देगा जो उसके पर्सनल इंटेलिजेंस ग्रुप ने निकाली है। ड्यूक इवॉन को थोड़ा शक हुआ पर उन्होंने कहा कि ठीक है, इन्फो शेयर करो। फर्नांड ने बताया कि एरीज पहाड़ों के पुराब में विस्काउंट डोनेट्स के लेक में एक ऐसी क्रिस्टल माइन खान है जो अब तक ढूंढी नहीं गई। उसके पिता ने हैरानी से कहा कि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। फर्नांड ने कहा कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें वहां एक सिक्का मिला। यह जगह इतनी अमीर है कि यह बर्च फैमिली के सारे लॉसेस को कवर कर देगी और ऊपर से अंधा मुनाफे प्रॉफिट भी देगी। यह वाकई पैसों का पहाड़ था। हालांकि फर्नांड ने खुद उसे नहीं देखा था और ना ही उसे उसके साइज का सही अंदाजा था, लेकिन उसे यकीन था कि यह उनका वक्त खरीदने के लिए काफी है। उसने यह भी बताया कि डोनाल्ड की शिपमेंट हरिकेन की वजह से खराब हो गई है और उनकी हालत पतली है। अगर वो इस मौके का फायदा उठाए तो माइन उनके हाथ लग सकती है। ड्यूक इवॉन ने कहा कि अगर यह सच हुआ तो वो फर्नांड के किए गए नुकसान को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन पहले उन्हें वेरीफाई करना होगा। उन्होंने फर्नांड को अपनी पढ़ाई पर फोकस करने को कहा और कहा कि वक्त आने पर वो उसे वापस बुलाएंगे। फर्नांड ने रिलीफ की सांस ली। उसे लगा जैसे उसको मौत थोड़े वक्त के लिए टल गई है। जल्द फर्नांड बाहर जा रहा था, तभी उसके पिता ने उसे रोका और कहा कि इतनी दूर आए हो तो साथ में डिनर करके जाओ। दरवाजा बंद होते ही ड्यूक इवॉन ने कहा कि उन्हें थोड़ी मायूसी हुई कि उनके ब्लैक टर्टल इंटेलिजेंस ग्रुप ने वो नहीं ढूंढा जो फर्नांड ने ढूंढ निकाला। सेक्रेटरी ने माफी मांगी और कहा कि वो फिर से चेक करेंगे। ड्यूक ने पूछा कि उन्हें फर्नांड के बारे में क्या लगता है। सेक्रेटरी ने कहा कि वो एक काबिल मर्चेंट बनेगा। ड्यूक को अब भी शक था कि फर्नांड को यह सब कैसे पता चला। उन्हें लगा शायद फर्नांड का स्क्वाड ओर्स धातु का एक्सपर्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि फर्नांड को ओर की वैल्यू पता है, अभी वो फायर एफिनिटी नॉन के बावजूद अर्थ मैजिक यूज करता है। ड्यूक ने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया कि वो लुइना बर्व पर भी नजर रखे कि उसने उनके बेटे को कैसे फंसाया। उन्हें लगा शायद ये जवानी का नशा और इश्क है, पर उन्हें एहसास था कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। आखिर क्या चीज थी जो इस लड़के को उसके बाप और पैसों से भी ज्यादा प्यारी थी। दूसरी तरफ फर्नांड ने लुइना से पूछा कि क्या उसने अलेन डोनाल्ड्स के साथ टीम अप किया है। लुइना ने हाँ में जवाब दिया। फर्नांड ने पूछा कि लुइना पहले डिपार्टमेंट में 4th रैंक पर थी ना। लुइना ने करेक्ट किया कि वो 5th पर थी। फर्नांड ने पूछा कि वो डोनाल्ड्स के साथ पार्टनरशिप क्यों कर रही है। लुइना ने कहा कि सबको पता चल ही जाएगा कि ये सब पैसों के लिए हो रहा है। फर्नांड ने कहा कि उसे पैसों से वाकई प्यार है, पर लुइना से उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। लुइना को यह बात बुरी लगी। उसे मनी डीमन, पैसों का भूत कहने पर कोई गर्व नहीं था और वो इसी वजह से फर्नांड से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। फर्नांड ने टेबल पर एक एलिक्सर और एक कूपन रखा। उसने बताया कि यह एलिक्सर मैंड्रे की जड़ों से बना है और कूपन उसकी कंपनी से कोई भी वेपन खरीदने के लिए है। लुइना ने कहा कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन फर्नांड ने उसे उनके कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाई। लुइना को लगा कि गोल्डन टर्टल के बनाए हुए इक्विपमेंट गिफ्ट के तौर पर बहुत ज्यादा महंगे हैं। उसे लगा शायद फर्नांड उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनकी फेंसिंग टेक्निक चुरा सके। फर्नांड ने मन में सोचा कि लुइना सही सोच रही है, लेकिन भिखारी बनने से बचने के लिए यह कीमत कुछ भी नहीं थी। लुइना ने आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए। फर्नांड वहां से चला गया, पर उसे एक जरूरी काम था। लुइना अब भी सोच रही थी कि यह पार्टनरशिप काफी महंगी पड़ रही है और वो फर्नांड को कभी अपने खानदान का राज नहीं लेने देगी। अगली सुबह फर्नांड को पता था कि एरी आर्मियान आज के लेक्चर में होगा। अपने हाथ को गर्म कर रहा था, वार्म अप। यह फर्स्ट ईयर का पहला बड़ा ड्यूअल था जो काफी फेमस होने वाला था। प्रोफेसी के मुताबिक इसी ड्यूअल से को फेम मिलना शुरू होता है और उसके हीरो बनने की कहानी सच होने लगती है। तभी वहां एक शख्स आया और फर्नांड को वहां देखकर हैरान हुआ। यह लडगर था, एम्पायर का दूसरा प्रिंस। लडगर ने पूछा कि फर्नांड यहां क्या कर रहा है और क्या उसे किसी नए स्टूडेंट में इंटरेस्ट है। फर्नांड ने कहा कि वो रैंकिंग्स पर नजर रख रहा है। लडगर ने पूछा कि क्या वो आर्मियान को देखने आया है। लडगर खुद भी आर्मियान खानदान के बारे में क्यूरियस था, क्योंकि वो लोग 100 साल बाद वापस आए थे। फर्नांड को पता था कि लडगर और आर्मियान की रूट्स भले ही एक हों, पर उनके संबंध बहुत खराब है। लडगर अथॉरिटी और रुतबे को सबसे ऊपर रखता था,
इसलिए ए उसकी आंखों में एक तांटे की तरह चुभता था। लडगर ने नोटिस किया कि वहां एक और लड़का है, वर्नन कैल्बंडर। वो एंट्रेंस टेस्ट में सेकंड रैंक पर आया था। कैल्बंडर्स हमेशा से आर्मियान की जगह लेने की कोशिश करते आए थे। फर्नान को समझ आ गया कि एंटेगनिस्ट विलन की एंट्री हो चुकी है। हर हीरो की कहानी में एक विलन होता है जो उसे बढ़ने पर मजबूर करता है, और ए के लिए वो विलन वर्नन कैल्बंडर था। इंस्ट्रक्टर ने ए और वर्नन एंड डर्न को ड्यूएल के लिए बुलाया। फर्नान ने देखा कि लडगर और उसका नौकर वर्नन सब एक ही जगह पर है, ठीक हीरो की जर्नी की शुरुआत में। उसे लगा जैसे ये किस्मत है। इंस्ट्रक्टर ने ड्यूएल शुरू करने का इशारा किया। वर्नन तेजी से आगे बढ़ा और ए ने मुश्किल से उसका पहला वार रोका। वर्नन ने अपनी तलवार पर माना का यूज किया ताकि वो साफ कट लगा सके, लेकिन ए ने हवा में एक एक्रोबैटिक मूव दिखाया और बच निकला। हालांकि वो काफी थका हुआ लग रहा था। लडगर ने कहा कि ये क्लास रैंडम पार्टनर्स चुनती है और आर्मियान की किस्मत खराब है कि उसे रैंक 10 वाले एंड डर्न वर्नन का सामना करना पड़ रहा है। लडगर को लगा 38 रैंक वाला आर्मियान कहाँ टिक पाएगा, और वो वहां से जाने लगा। लेकिन फर्ना ने उसे रोका और कहा कि यह बोरिंग नहीं होने वाला। उसी पल ए ने अपनी तलवार में माना भरी और ऊपर से एक डाउनवर्ड कट मारा। लुडगर और वॉन दोनों ही दंग रह गए। फर्नान ने नोटिस किया कि शुरुआत में ए थोड़ा कॉट ऑफ गार्ड था और उसकी घबराहट साफ दिख रही थी कि वो इनएक्सपीरियंस हाल। लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभाला और कामली रिस्पॉन्ड कमाल शुरू किया, पूरी बाजीनी पलट गई। एंटो गुस्से में बड़बड़ाने लगा कि 38 रैंक वाला लड़का उसे कैसे हरा सकता है, और उसने अपनी पूरी मैजिकल एनर्जी झोंक दी। वहां खड़ी एक लड़की ने कमेंट किया कि ए उम्मीद से बेहतर निकल रहा है, पर जीत तो एंटो की ही होगी। लुडगर ने भी हैरानी जताई कि कैसे एक 38 रैंक का स्टूडेंट रैंक 10 वाले को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहा है। आर्मियन खानदान का नाम वाकई बड़ा था। लुडगर को लगा कि टैलेंट न होने के बावजूद यह लड़का कटी कोशिश कर रहा है, पर फर्नान को पता था कि यह सिर्फ कोशिश नहीं थी। फर्नान ने सोचा कि भले ही इस एनवायरनमेंट ने ए का कभी साथ न दिया नो, पर वो स्पेशल था। वो प्रोफेसी का चुना हुआ हीरो था, इस दुनिया का असल प्रोटैगनिस्ट। जैसे ही ए तेजी से एंटो के पीछे पहुंचा, एंटो की तलवार दूर जा गिन और वो जमीन पर ढेर हो गया। इंस्ट्रक्टर ने अनाउंसमेंट के विनर हाल आरी आर्मियन। ए ने अपनी चमकती हुई तलवार हवा में बुलंद की और उसके क्लासमेट्स खुशी से झूम उठे। फर्नान को एहपुराल यकीन हो गया था कि प्रोफेसी एकदम सही है। उसे बस ए की हेल्प करनी है और उसे अपना पक्का एलाइज साथी बनाना है। अगर ए उसके साइड रहा तो वो लुइना को भी अपने साइड कर लेगा। अगली क्लास में सब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि लुलना और फरमान ने पैर क्यों बनाया है। फर्नान को इतनी अटेंशन मिलना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन लुइना ने कहा कि थोड़ी देर में सेब बोलना बंद कर देंगे। फर्नान ने पूछा कि क्या उसने एलेक्सिर का इस्तेमाल किया और नए वेपन्स ट्राई किए। लूना को याद आया कि नए इक्विपमेंट चेक करते वक्त वो कितनी एक्साइटेड थी, इसलिए उसने बस इतना कहा कि वो बुरे नहीं थे। तभी प्रोफेसर रोजेला, मैजिक स्पेशलिस्ट, और प्रोफेसर ग्रैड, फेंसिंग एक्सपर्ट, ने क्लास में एंट्री ली। सब पेयर्स में रेडी थे और कोई भी लेट नहीं था। प्रोफेसर ने बताया कि आज एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी। असिस्टेंट्स ने सबको मैप्स दिए। ग्रैड ने कहा कि फील्ड में जाकर ही असली सीख मिट्टी बाल। मैप पर एक डेस्टिनेशन मार्क थी जहां सबको 3 से 4 घंटे के बीच पहुंचना था, न ज्यादा जल्दी न ज्यादा देर से। एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या इसके ग्रेड्स जुड़ेंगे। ग्रैड ने साथ किया कि फाइनल एग्जाम से पहले यह सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। रोजेलिया ने यह भी ऐड किया कि कॉम्बैट, लड़ाई के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। सबको गुड लक कहकर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई। फर्नान और लुइना जंगल में आगे बढ़ने लगे। लुइना मैप चेक कर रही थी कि अचानक उनका सामना जेन हू और नेड पालन से हुआ। दोनों ही टॉप 70 स्टूडेंट्स में से थे। लुइना को लगा कि इन लो रैंक लेफ्टओवर्स पर वक्त बर्बाद करना बेकार नहीं। फर्नान ने कहा कि वो पूरी तरह लुइना के फैसले के साथ है। लुइना ने बोनस पॉइंट्स के लिए उन पर अटैक करने का फैसला किया। फर्नान ने पूछा कि क्या मैजिक से कारण आसान नहीं होगा। लुइना ने डर जताया कि इससे उनकी लोकेशन लीक हो सकती है। नेक्ट वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर लुइना ने एक शानदार एक्रोबैटिक मूव दिखाते हुए उन्हें रोक लिया। फर्मान ने अपनी मैजिक से अटैक को सपोर्ट किया और उन दोनों को तुरंत बैनर कर दिया। दोनों के पोस्टर्स मैप से गायब हो गए। प्रोफेसर ग्रैड ने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स उम्मीद से ज्यादा तेजी से एलिमिनेट हो रहे हैं। रोजेलिया ने कहा कि कोई भी मॉन्स्टर से नहीं हारा, सब आपस में ही लड़ रहे हैं। ग्रैड ने पूछा कि वो किन पेयर्स पर नजर रखना चाहती है। रोजेलिया ने लुडगर, अलैन और कार्लोस डेनिव जैसा टॉपर्स का नाम लिया, पर कहा कि सबसे इंटरेस्टिंग पेयर लुइना और फर्नान का है। ग्रैड को लगा कि लुइना नुकसान में है क्योंकि फर्मान को ग्रेड्स की परवाह नहीं थी। शायद उसने पैसों के लिए हाँ की हो। मगर रोजेलिया ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने नोटिस किया था कि फर्नान हमेशा 10th रैंक पर रहता है, ना ऊपर ना नीचे। थ्योरी में उसके मार्क्स परफेक्ट होते हैं, पर प्रैक्टिकल में वो जानबूझकर पॉइंट कम करता है। मतलब वो अपनी असल ताकत छुपा रहा था। उधर बैटलफील्ड पर लेमन एक चट्टान पर चढ़कर रास्ता देख रहा था। उसने बताया कि उन्हें नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, जहां कुछ और लग भी है।
लुइना को लगा कि उनके पास काफी वक्त है। तभी कार्लोस डेनेव वहां पहुंच गया और उसने पीछे से अटैक करने की कोशिश की। लुइना ने उसे अनफेयर कहा तो कार्लोस ने लॉजिक दिया कि यह रियल प्रैक्टिस है। कार्लोस असल में लुइना के पैर न बनने पर गुस्से में थे और उसका प्राइड हर्ट हुआ था। फेरमान ने उसे बचकाना चाइल्डिश कहा तो कार्लोस और भड़क गया। कार्लोस ने डिसाइड किया कि वो इन दोनों को कैप्चर करके पॉइंट्स लेगा। फेरनान ने लुइना से कहा कि वो फिक्र ना करे और खुलकर लड़े, वो उसे पूरा बैकअप देगा। लड़ाई शुरू हुई। फेरनान ने सपोर्ट कैजिक से लुइना की बॉडी को इतना हल्का कर दिया कि उसकी स्पीड दुगनी हो गई। लुइना को यह एहसास होते ही वो हैरान रह गई। कार्लोस ने लाइटनिंग स्पेल कास्ट किया पर लुइना ने अपनी तलवार से उसे डॉज किया। तभी आलिया, कार्लोस की पार्टनर, ने लुइना को घेर लिया। लुइना को लगा कि वो फंस गई है, पर तभी फेरमान ने अपना स्पेशल मैजिक यूज किया जिसने लुइना और एक भारी पत्थर की जगह आपस में स्वैप एक्सचेंज कर दी। लुइना अचानक फेरनान के पास पहुंच गई। उसने पूछा कि फेरमान को उसका वेट कैसे पता। फेरनान ने मजाक में कहा कि ये तो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में लिखा था। लुइना ने गुस्से में कहा कि वो एक्सरसाइज के बाद उस रिकॉर्ड को जला देगी। कार्लोस ने अब अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक यूज करने का सोचा, समनिंग लाइटनिंग। एक बहुत बड़ा लाइट पिलर हवा से नीचे आया जिसमें दर्जनों बिजलियां एक साथ थीं। यह किसी भी स्टूडेंट के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। कार्लोस को लगा कि वो जीत गया, पर फेरनान ने दो अजीब से मैना अब्सॉर्बिंग बॉल्स निकाले। फेरनान ने उन्हें मॉडिफाइड किया था ताकि वो मैना को स्टोर कर सके। कार्लोस का वो बड़ा अटैक फेरनान के उन गैजेट्स ने सूख लिया। जब धुआं हटा तो फेरनान के चेहरे पर एक मुस्कान थी। कार्लोस चिल्लाने लगा कि आर्टिफैक्ट्स यूज करना बुजिदिली है, पर फेरनान ने वही लॉजिक दिया, दिस इज रियल प्रैक्टिस। फेरनान ने लुइना को इशारा किया और लुइना ने अपनी ऑरा का इस्तेमाल करके आलिया और कार्लोस पर आखिरी वार किया। दूर से प्रिंस लुडगर ये सब देख रहा थे। उसे समझ आ गया कि फेरनान अब अपनी ताकत नहीं छुपा रहा है। लुडगर को डर था कि अगर फेरनान ने अपनी असली रैंकिंग दिखानी शुरू की तो वो उसका सबसे बड़ा राइवल बन सकता है। लुडगर ने डिसाइड किया कि वो लुइना और फेरनान के पैर को कैप्चर करेगा इससे पहले कि वो और ताकतवर हो। कहानी के इस मोड़ पर लुइना और फेरनान ने मिलकर एक बड़े से ट्रोल को बीच से दो टुकड़े कर दिया। लुइना ने लंबी सांस ली और कहा कि ये तो बस शुरुआत है, बिना रुके तुरंत वहां पहुंचना चाहिए ताकि वो फर्स्ट आ सके। लेकिन फेरनान का ध्यान कहीं और ही था। वो बड़े आराम से उस मरे हुए ट्रोल की बॉडी से क्लिच एब्जॉर्ब कर रहा था। लुइना ने चिढ़ते हुए पूछा कि क्या ये वाकई जरूरी है। फेरनान ने एक्सप्लेन किया कि ट्रोल का खून उसके पोशंस के लिए एक की इंग्रेडिएंट है। लुइना ने ताना मारा कि वो जानती है ये कीमती है, लेकिन फेरनान की दौलत के सामने इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी और इसी वजह से लोग उसे मेनियक पागल कहते हैं। फेरनान ने हंसते हुए कहा कि इसी पागलपन की वजह से तो वो लुइना को रिक्रूट कर पाया। लुइना ने उसे आगे बढ़ने को कहा क्योंकि अब सिर्फ 8 पेयर्स ही बाकी रह गए थे। फेरनान ने मजाक मजाक में पॉइंट्स की बात छेड़ी तो लुइना ने साफ कर दिया कि उसके पास बेस्ट स्टूडेंट बनने की ठोस वजह है। तभी अचानक फरमान को एहसास हुआ और लुइना ने भी वही महसूस किया। उनके आसपास लगभग 20 लोग छुपकर बैठे थे और उनका निशाना सिर्फ ये दोनों थे। सभी पेयर्स ने एक साथ अटैक किया, लेकिन फेरनान और लुइना ने अपनी ताकत के दम पर उनका डट कर सरीना किया। अलैन पूरी स्पीड के साथ लुइना की तरफ लापका। लुइना ने उसे पहचान लिया और दोनों की तलवारें पूरी ताकत के साथ टकराईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों पीछे हट गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से एक दूसरे पर टूट पड़े। दूर छकड़ा लुडगर हवा में लेविटेट कर रहा था और एक बच्चा फायरबॉल तैयार कर रहा था, लेकिन फेरनान ने अपनी मार्थ मैजिक का यूज करके उसके स्पेल को बीच में ही रोक दिया। लुडगर ने अलैन को सपोर्ट मैजिक देना शुरू किया और फेरनान के खिलाफ अपना पूरा माना झोंक दिया। दोनों के स्पेल्स टकराए और वहां एक जोरदार धमाका हुआ। लुडगर ने कहा कि वो तो बस पीछे बैठकर तमाशा देखने वाला था, लेकिन फेरनान ने उसके आधे फॉलोअर्स को पलक झपकते ही बाहर कर दिया। उसने कहा कि ये फरमान के स्टाइल से मेल नहीं खाता, तो फेरनान ने सीधा जवाब दिया कि इस बार वो सिर्फ फर्स्ट प्लेस चाहता है। लुडगर ने कहा कि अलसा नहीं होने वाला और उन्हें ये मामला शांति से सुलझाना चाहिए क्योंकि अब 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। उसने सजेस्ट किया कि अगर वो और अलैन फर्स्ट आते हैं और फेरनान लुइना सेकंड तो ये सबकी जीत होगी, लेकिन लुइना ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो सरेंडर करके सेकंड आने के बजाय लड़ते हुए हमा पसंद करेगी। फेरनान ने भी उसके साथ दिया। लुसिगर समझ गया कि नेगोशिएशन फॉल हो चुकी है, तो उसने अपनी फायर मैजिक रिलीज कर दी। फरमान ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। तभी जमीन से एक बड़ा मैजिक सर्कल निकला और पूरा मंजर ही बदल गया। फरनान की मैजिक ने वहां का लैंडस्केप बदल दिया था। स्टोन्स ने मिलकर अलैन और लुडगर को एक ट्रैप में कैद कर दिया। फरनान ने लुइना से पूछा कि क्या अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। लुइना काफी इंप्रेस थी और उसने पूछा कि फरनान ने यह ट्रिक पहले क्यों नहीं दिखाया। टेस्ट खत्म हुआ और प्रोफेसर ग्रैड ने रिजल्ट्स अनाउंस किए। फर्स्ट प्लेस पर थे लुइना ब्यूरी और फरनान फेलेनबर्ग। सेकंड प्लेस लुडगर और अलैन को मिला। लुइना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो टॉप पर है। उसने एडमिट किया कि अलैन वाकई बहुत स्ट्रांग था।
ब्रैड ने टेस्ट खत्म होने का ऐलान किया और सबको अकेडमी वापस चलने को कहा। रास्ते में लुइना ने फर्नान से पूछा कि क्या वो उस नए लड़के अरी आर्मियन को जानता है। उसने बताया कि वो उसे मिल थी और वो लड़का उसे काफी इंटरेस्टिंग लगा, बिल्कुल तब की तरह जब वो फर्नान को चोन छापे सोर डांस करते देखती थी। ये सुनते ही फर्नान के दिमाग में एक तेज दर्द उठा। प्रोफेसी का एक नया हिस्सा रिवील होने वाला था। फर्नान को एक विजन दिखाई दिया। उसने देखा कि स्टोरी बदल रही है। विजन में अरी आर्मियन लुइना पर चिल्ल रहा है। लुइना कहती है कि भले ही वो इस बार उसकी नाइट नहीं बनी, लेकिन उसकी हिफाजत करना ही उसका नसीब है। वो एंड्रोमेलस नाम के डीमन से लड़ने के लिए सेज बढ़ती है। अगले ही पल फर्नान ने देखा कि लुइना हॉस्पिटल में है और रोते हुए कह रहा है कि ये सब उन अमीर हाप की औलाद फेलिनबर्ग्स की गलती है। फर्नान को गुस्सा आया कि ये लड़का उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, पर तभी वो रियलिटी में वापस आ गया। लुइना ने पूछा कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो अचानक बेहोश हो गया था। फर्नान ने संभाल कर जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसी ने फर्नान को परेशान कर दिया था। उसे समझ आ गया कि एंड्रोमेलियस वही 72 डीमंस में से एक है जो जैद ही दुनिया में आने वाला है। गैरेज में वापस आते वक्त हाइड ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, पर फर्नान इतना थका हुआ था कि वो बस सोना चाहता था। उसने एंड्रोमेलियस के बारे में सोचा, काले बाल, सांप वाला हाथ। उसने काफी रिसर्च की थी, पर उसे इतनी ही जानकारी मिली थी। आज के दौरान डीमंस सिर्फ कहानियों में थे, क्योंकि एम्परर ने उन्हें सालों पहले मिटा दिया था। फर्नान ने सोचा कि अगर सब संभाल लेगा तो प्रॉब्लम नहीं नाल, पर विजन में लूना बुरी तरह जख्मी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लुइना को यह बात कैसे बताए। फर्नान ने लुइना से पूछा कि क्या वो डीमंस में यकीन रखती है। लुइना ने कहा कि यह उनकी हिस्ट्री का हिस्सा है और उन्होंने सुना है कि वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। फर्नान ने सोचा कि उसे लुइना को कन्विंस करने के लिए किसी डीमन का निशान दिखाना होगा। उसने प्लान किया कि 1 महीने बाद जब नाइट क्लास ट्रेनिंग होगी और वर्नन कैल्बर्टन को हराएगा, तभी डीमंस का इंटरफेरेंस शुरू होगा। वर्नन को एक डीमन पजेस कर लेगा और वही डीमंस की पहली इनडायरेक्ट एंट्री होगी। फर्नान इस इंसिडेंट को एविडेंस के तौर पर यूज करके लोगों का भरोसा जीतना चाहता था। मुश्किल यह थी कि उसे यह नहीं पता था कि वर्नन कब और कैसे पजेस होगा। दूसरी तरफ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसकी तलवार की ईगो आत्मा फर्नान की बुराई कर रही थी कि उसने टेस्ट में कुछ नहीं किया, सब लुइना ने किया। लेकिन ने फर्नान का पक्ष लिया। उसने कहा कि फर्नान ने उसे तब पोषण दी थी जब वो जख्मी था और उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बल्कि वो वाकई चिंतित था। ने तय किया कि वो फर्नान से मिलने जाएगा, पर जब वो वहां पहुंचा तो हाइड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। हाइड ने कहा कि मास्टर मर्चेंट गिल्ड के काम में बहुत बिजी है। ने सोचा कि शायद वो सही वक्त पर नहीं आया और वो वापस लौट गया। फर्नान ये सब अंदर से मॉनिटर कर रहा था। उसने हाइड को इंस्ट्रक्शन दी थी कि को वापस भेज दो। उसे पता था कि अभी बेट चारा पूरी तरह तैयार नहीं है। वो चाहता था कि उस पर तब भरोसा करे जब उसे वाकई फर्नान की जरूरत हो। हाइड को लग रहा था कि एक गिरे हुए खानदान के लड़के के लिए इतना सब करना नुकसान का सौदा है, पर फर्नान ने उसे समझाया कि का टैलेंट फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। फर्नान ने हाइड को ऑर्डर दिया कि वो सबऑर्डिनेट फैमिली से सारे एलिक्सर्स कलेक्ट करे। हाइड हैरान था क्योंकि ये बहुत महंगे थे, पर फर्नान ने कहा कि वो उसे कुछ ऐसा देगा जो पैसों से भी ज्यादा कीमती है। बाद में फर्नान ने के पास एक बॉक्स और एक नोट भेजा। ने जब नोट पढ़ा तो उसमें लिखा था कि फर्नान उसे मिल न पाने के लिए माफी मांग रहा है और ये एलिक्सर उसके लिए एक तोहफा है। तलवार की ईगो अब भी चिढ़ रही थी, लेकिन जब ने बॉक्स खोला तो वो दंग रह गया। वो होली बर्ड्स हार्ट था, एक ऐसा रेयर एलिक्सर जो लाइट पावर और स्वर्ड्समैनशिप के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। के यकीन नहीं हो रहा था कि फर्नान उसके बारे में इतना सोचता है। उसे महसूस हुआ कि फर्नान वाकई एक अच्छा इंसान है जो उसे दिल से पसंद करता है। हाइड से पूछा कि आखिर रिजल्ट क्या रहा। हाइड ने बताया कि ने वर्नन काल्बुंडर को हरा दिया है। हालांकि वर्नन की स्वॉर्ड्समैनशिप काफी अच्छी थी, लेकिन आर्मियन की ऑरा उसकी हर स्किल पर भारी पड़ी। फर्नन ने सोचा कि प्रोफेसी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। उसने पूछा कि क्या ये उस एलिक्सर का असर था जो उसने को दिया था। हाइड ने कहा कि असर तो हुआ, पर आर्मियन शायद एलिक्सर के बिना भी जीत जाता। फर्नन ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि ये तो कोई नहीं जानता, पर प्रोफेसी के हिसाब से का जीतने के बाद ही असली खेल शुरू होता है। अब वो वक्त आने वाला था जब वर्नन को एक डीमन पजेस करने वाला था, और फर्नन के लिए यह सबूत जुटाने का सबसे अच्छा मौका था। उसने हाइड को ऑर्डर दिया कि वो वर्नन पर कड़ी नजर रखे। वो कहा जाता है, किससे मिलता है, क्या बातें करता है। फर्नन को उसकी हर एक मूवमेंट की खबर चाहिए थी। 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन वर्नन की तरफ से कोई अजीब हरकत दिखाई नहीं दी। फर्नन को थोड़ी बेचैनी होने लगी कि शायद कुछ बदल रहा है या हाइड सुस्ती दिखा रहा है। प्रोफेसी का सबसे बड़ा हिस्सा डीमंस के बारे में था, और अगर ये पार्ट गलत हुआ तो उसे पूर्ण प्रोफेसी पर शक होने लगता। से हारने के बाद वर्नन के अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भर चुकी थी, और मिड ईयर एग्जाम्स में उनका फिर से सामना होना तय था। फर्नन को पता था कि इस बार कोई गलती नहीं करेगा।
पुराने एम्परर की ईगो के साथ उसके पास हर तरह का एडवांटेज था। वर्णन को हराकर टॉन एगे निकल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि हार के बाद डिमोनिक एनर्जी वर्णन के शरीर और दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर देगी। वर्णन अचानक एक विजन देखते हुए नींद से जगा। उसे एहसास हुआ कि अब उसे सोते वक्त भी प्रोफेसी दिखाई देने लगी हैं। उसे वो एग्जैक्ट मोमेंट पता चल गया जब वर्णन पोजेस होगा, ठीक एग्जाम में ए से हामे के बाद। आज वही मिड टर्म एग्जाम का दिन था और फर्नन काफी एंग्शियस था। हाइड ने उसे उठते ही खाना खाने को कहा, पर फर्नन का दिमाग कहीं और था। उसने अपने इक्विपमेंट तैयार किए और कहा कि वो फर्स्ट ईयर का एग्जाम ऑब्जर्व करने जाएगा। उसने हाइड से एस्कॉर्ट बनने को कहा, पर हाइड को ड्यूक ने किसी काम से बुलाया था। फर्नन ने फिर एक ऐसे दोस्त के साथ ले जाने का फैसला किया जिसे उसने पैसों से खरीदा थे, यानी लुइना। लुइना पहले तो मना करने लगी कि उसे अपनी पढ़ाई करनी है, लेकिन जैसे ही फर्नन ने ग्रेजुएशन के बाद उसके कर्जे को कुछ महीने और कम करने का ऑफर दिया, वो तुरंत मान गई। वो दोनों उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां एग्जाम हो रहा था। लुइना ने कंप्लेन की ये रूल्स के खिलाफ है कि दूसरे साल के स्टूडेंट्स फ्रेशमैन के एग्जाम एरिया में जाएं। फर्नन ने हंसते हुए कहा कि पैसों के जोर पर सब फ्लेक्सिबल हो जाता है, और प्रोफेसर ग्रैड ने उन्हें वहां जाने की इजाजत दे दी थी। लुई ने थोड़ी देर के लिए डॉर्म वापस गई क्योंकि वो अपनी तलवार लाना भूल गई थी, पर फर्नन ने उसे जल्दी वापस आने को कहा। उन्होंने एक इनविजिबिलिटी क्लोक, गायब होने वाला चौगा पहना ताकि वो टीचर्स और असिस्टेंट्स की नजर में ना आए। फर्नन रास्ता दिखा रहा था और लुइना चुपचाप पीछे चल रही थी। तभी उन्हें किसी मॉन्स्टर के चीखने की आवाज आई। लुइना ने तुरंत चेक करने का फैसला किया क्योंकि वहां फ्रेशमैन स्टूडेंट्स की जान को खतरा हो सकता था। उन्हें रास्ते में एक स्टूडेंट मिला जो बेहोश था। उस पर मॉन्स्टर ने अटैक किया था, पर डिफेंसिव मैजिक की वजह से वो बच गया था। फर्नन को अजीब लगा क्योंकि इस एरा के मॉन्स्टर्स इतने अग्रेसिव नहीं होते थे। तभी उन्हें एक भारी प्रेशर महसूस हुआ। उनके सामने एक ट्रोल तेजी से भगता हुआ आया। लुइना ने अपनी तलवार से ट्रोल का एक हाथ काट दिया, पर हैरानी की बात यह थी कि हाथ कटने के बाद भी ट्रोल रुका नहीं और फिर से अटैक करने लगा। फर्नन ने तुरंत स्टोन स्पाइक्स कॉन्जोर करके ट्रोल की पीठ पर वार किया। लुइना एक पेड़ पर चढ़ गई और वहां से डॉज करते हुए पूछा कि यह ट्रोल मर क्यों नहीं रहा। फर्नन ने बताया कि यह बर्जर्क मोड में है, इसे दर्द महसूस नहीं होता। इसे खत्म करने का एक ही रास्ता था, इसका सर धड़ से अलग करना। लुइना ने पूछा कि यह बर्जर्क हुआ काल से। फर्नन समझ गया कि यह डीमन का असर हाल। जब सारे प्रोफेसर्स इस अनोमली को संभालने में बिजी थे, वहां दूसरी तरफ वर्णन ने ए पर अटैक कर दिया। वर्णन जमीन पर गिरा हुआ था और चिल्ला रहा था कि वो फिर से हार गया। ए वहां से जाने लगा तो वर्णन ने उसे रोकने की कोशिश की। ए ने कहा कि मैच खत्म हो चुका हाल, पर वर्णन के दिमाग में सिर्फ अपनी हार और प्रिंस लुडगर की एक्सपेक्टेशंस घूम रही थी। उसे डर था कि अगर वो इस बार हारा तो वो अपना रुतबा और पोजीशन खो देगा। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और ए पर एक आखिरी अटैक कर लिया। वर्णन अब पोजेस हो चुका था। उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप में एक अजीब सा जुनून था। तलवार की ईगो गार्डनर को गुस्सा आ रहा था कि वर्णन ने एक नाइट का ऑनर खो दिया है और वो ए को उसे मारने का ऑर्डर दे रहा था, पर ए ने मना कर दिया। फर्नन और लुइना ने मिलकर उस बर्जर्कर ट्रोल को खत्म किया। लुइना ने कहा कि उन्हें इस झगड़े से निकल जाना चाहिए जो उनका है ही नहीं, पर फर्नन ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अब रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को काटते हुए आगे बढ़ेंगे। लुइना ने उसे पागल कहा, पर फर्नन का मकसद कुछ और था। वो वर्णन के पास पहुंचे जहां वो बेहोश पड़ा था। लुइना उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, पर फर्नन ने उसे सख्ती से रोका और पीछे रहने को कहा। लुइना ने कहा कि वो किसी को आल से मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, पर तभी वर्णन अचानक खड़ा हो गया। उसकी बॉडी से निकलने वाली ऑरा इतनी खौफनाक थी कि लुइना इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गई। उसने पूछा कि क्या ये वाकई वर्णन हाल। फर्नन ने कंफर्म किया कि ये डिमोनिक एनर्जी हाल और वर्णन पोजेस हो चुका हाल। प्रोफेसी के हिसाब से उसे होश आते ही ए पर अटैक करना चाहिए था, पर यह टारगेट बदल गया था। डीमन अब लुइना और फर्नन की तरफ देख रहा था। लुइना ने वर्णन को काबू में करने की कोशिश करी, लेकिन फर्नन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बस 10 मिनट इंतजार करे। अगला ही पल फर्मन वहां से गायब हो गया। वर्णन ने लुइना पर डिमोनिक ऑरा से भरे हुए अटैक शुरू कर दिए। लुइना को महसूस हो रहा था कि वर्णन उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी एनर्जी तेजी से खत्म हो रही है। दोनों के बीच एक भयानक डुएल हुई। धमाकों से पूरा एरिया भर गया। लुइना की ऑरा डिमोनिक एनर्जी के सामने कमजोर पड़ रही थी। तभी फर्नन ने दूर से लुइना को बुलाया। वर्णन ने एक अजीब सी आवाज निकाली और फर्नन की तरफ बढ़ा। लुइना ने भागते हुए वर्णन के सर पर पैर रखा और फर्नन के पास पहुंची। लुइना गुस्से में थी कि फर्नन उसे अकेला छोड़कर भाग गया था, पर फर्नन ने समझाया कि वो भागा नहीं था बल्कि एक ट्रैप सेट कर रहा था। वर्णन जैसे ही माना से भरी एक खास जगह पर पहुंचा, जमीन से पत्थर तेजी से निकलने लगे और हवा में एक मैजिक सर्कल जाहिर हुआ। वर्णन हवा में कैद हो गया और उस पर आग के बोले बरसने लगे। लुइना को लगा कि शायद वर्णन मारा जाएगा,
पर फर्नन ने कहा कि ये तो उसे सिर्फ और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। वर्नन ने और ज्यादा डिमोनिक एनर्जी रिलीज की और ट्रैप को तोड़ने की कोशिश करने लगा। फर्नन ने देखा कि बात हाथ से निकल रही है। उसने एक मानक क्रिस्टल निकाला और एक ऐसी एनर्जी कॉन्ज्योर करनी शुरू की जो उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं की थी। ना किसी देरी के सीधा जमीन पर ढेर हो जाता है। फर्नॉन को चैन मिलता है और वो कहता है कि प्लान काम कर गया और ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। लूनिया के दिमाग में अभी भी सवाल चल रहे हैं। वो पूछती है कि क्या इतने महंगे और रेयर आइटम्स का इस्तेमाल करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। फर्नॉन बस इतना कहता है कि उस वक्त के हालात ही ऐसे थे कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। लूनिया पुरानी बातों को याद करते हुए कहती है कि अगर उन्होंने सही से टीम वर्क किया होता तो शायद इन महंगी चीजों के बिना भी उस डीमन को हरा सकते थे। मगर फर्नॉन तुरंत जवाब देता है कि उस वक्त जो डेमोनिक एनर्जी निकल रही थी वो इतनी ज्यादा थी कि रिस्क लेना बेवकूफ़ी होती। लूनला थोड़ी गंभीर होकर कहती है, बेशक उसकी ताकत देखकर लग रहा था कि वो पूरी दुनिया तबाह कर सकता है, पर भूलना नहीं चाहिए कि वो अभी भी वेरॉन कैलेंडर ही है। तब प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि उसने असलियत में क्या कर दिया है। सच तो ये था कि एन भी वो हीरो था जो आपे चलकर दुनिया को बचाने वाला था, पर फिलहाल उसकी पावर्स अभी तक पूरी तरह से अवेकन नहीं हुई थी। अगर आज की बात करें तो लूनिया कुदरती तौर पर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। प्रोटैगनिस्ट डीमन वर्ड सुनकर इतना ज्यादा फिक्सेटेड हो गया था कि वो एक बहुत जरूरी बात भूल गया और डर के मारे ट्रैप सेट करने में उसने हद से ज्यादा पैसा बहा दिया। लूनिया नोटिस करती है कि फर्नॉन की आंखों में वो पुराना फोकस कहीं खोया हुआ है। प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में बस वही एक बात घूम रही है कि इस पूरे कांड आए उसका कितना भारी नुकसान हो गया है। इसी बीच वो डीमन फिर से उठने की कोशिश करता है और एक लंबी छलांग मारता है, पर फर्नॉन बिना पलक झपकाए उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। वो डीमन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है और प्रोटैगनिस्ट उसे वेस्टेड डीमन कहकर ताना मारता है। कुछ देर बाद जब सब शांत होता है, वॉन होश में आकर ये सब देखता है और हैरानी से पूछता है कि क्या ये सच में वही है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता, पर फर्नॉन उसे रिकॉर्डिंग स्फीयर दिखाता है जो बिल्कुल वही मंजर दिखा रहा था जो थोड़ी देर पहले घटा था। इस रिकॉर्डिंग में कोई झूठ या हेरा फेरी की गुंजाइश ही नहीं थी। वॉन कहता है कि उसे लड़ाई के बाद का कुछ भी याद नहीं है। फर्नॉन उसे बताता है कि होश खोने के बाद उस पर एक डीमन का कब्जा हो गया था और उसने उन पर हमला कर दिया था। मगर वॉन इस बात से इनकार करता है और शिकायत करता है कि वो आज तक कभी किसी डीमन से नहीं मिला। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे तो सब पता होना चाहिए क्योंकि वो वहां मौजूद था और उसे जमीन पर बुरी तरह पटका गया था। दर्जनों मैजिकल एरोज उसके जिस्म के पार हो गई थीं और हेलफायर के एक पिलर ने उसे जिंदा जला दिया था। वो सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर छुपी डिमोनिक एनर्जी ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। उन्होंने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जान और बहुत सारी महंगी चीजों का इस्तेमाल किया था, जिस पर वॉन कहता है कि वो इन सब का हर्जाना भरेगा। पर प्रोटैगनिस्ट यहाँ थोड़ा ड्रामा करता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसे बहुत गहरा मेंटल ट्रॉमा हुआ हो। वॉन बेचारा उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि वो समझ सकता है। फेरियन मौका देखकर कहता है कि उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा, यहाँ साइन कर दो और यह सारा मामला हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। वॉन को थोड़ा शक होता है और वो सवाल करता है कि क्या ये कोई स्लेव कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, क्योंकि चाहे वो कितनी ही बार देखे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बहुत ही खराब लग रही थी। फर्नॉन थोड़े सख्त लहजे में कहता है कि वो यहाँ कोई एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि ये मामला सुलझाने का यही एक रास्ता है। अगर वो राजी नहीं होता तो फर्नॉन के पास ये रिकॉर्डिंग्स इनक्विजिटर्स को देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इनक्विजिटर्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सीधा एम्परर के नीचे आती है और डीमन से जुड़े मामले को देखती है। एक जमाने में उनके पास पूरी ताकत हुआ करती थी, पर 1000 साल गुजरने के बाद अब वो बस एक दिखावटी संस्था बनकर रह गए हैं। फर्नॉन बताता है कि वे लोग वापस पावर में आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो इस रिकॉर्डिंग स्फीयर के लिए तड़प रहे होंगे। वॉन चिल्लाकर कहता है कि उसका डीमन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि अगर ये बात बाहर निकली तो उसे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा और उसके बाप मार्थ उस बेटे को कभी माफ नहीं करेंगे जिसने अपनी रूह बेच दी हो। हार मानकर वॉन उस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और कहता है कि अब वो अपने सुनबे के हाथों में है। बाहर निकलने पर लूनिया फिक्र जताती है कि क्या ये सब इस तरह हैंडल करना ठीक है। उसके मुताबिक टीचर्स को इन्फॉर्म करना बेहतर रहता। फर्नॉन मना कर देता है और कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है। वॉन डीमन कैसे मना या उसे कौन कंट्रोल कर रहा है यह अभी तक राज है। अगर कोई पीछे बैठकर यह सब प्लान कर रहा है तो इसका मतलब है कि एकेडमी के अंदर ही कोई ऐसी चीज है जो डीमंस को समन कर रही है। अगर यह बात फैल गई तो दुश्मन होशियार हो जाएंगे और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लूनिया कहती है कि वो इसकी गहराई से इन्वेस्टिगेशन करेगी, पर वो ये नहीं समझ पा रही कि टारगेट सिर्फ स्टूडेंट्स ही क्यों हैं। फर्नॉन समझाता है कि एकेडमी में पूरे एम्पायर के सबसे बड़े टैलेंट्स मौजूद हैं। लूनिया को एहसास होता है कि ये तो एम्पायर के फ्यूचर को तबाह करने जैसी बात हुई और वो कहती है कि जब भी डीमंस को खत्म करने के लिए मदद चाहिए हो वो हमेशा तैयार है। फर्नॉन मन ही मन सोचता है कि ये कितनी अजीब बात है। वो फिलहाल कोई भी चीज मुफ्त में ऑफर नहीं कर सकता और लूनिया को शायद बाद में पता चलेगा कि उसने कितना बड़ा और मुश्किल वादा कर दिया है।
इधर मॉन्स्टर्स के हमले को रोकने के लिए टीचर्स और असिस्टेंट्स को बुलाया गया और मिड टर्म एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए। पर यह फैसला प्रोटैगनिस्ट के हाथ में नहीं था। मिड टर्म के सारे एग्जाम्स अब रिटन टेस्ट से रिप्लेस कर दिए गए थे। क्योंकि एकेडमी के ग्रेड स्किल्स और रिटन टेस्ट्स में बांटे हुए होते हैं, इसलिए जो स्टूडेंट्स सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट्स पर फोकस करते थे उनके लिए रिटन एग्जाम्स किसी सजा से कम नहीं थे, और एंट भी इसका एक्सेप्शन नहीं था। फर्नॉन का ईगो, द इनर सोल, कहता है कि चाहे वो कितना भी सोच ले, कुछ तो अजीब है। पिछली बार मॉन्स्टर्स का आना पक्का किसी डीमन का काम था जिसमें डेमोनिक एनर्जी की चिंगारी थी, पर वो असली क्रीचर कभी सामने नहीं आया। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो गलत था? ईगो चिल्लाकर कहता है कि डीमंस फिर से दिखाई देंगे, और यही वजह थी कि पहला एम्परर वहां मौजूद था। डीमंस का अगला निशाना धीरे धीरे वही बन रहा है। फर्नॉन वजह पूछता है तो ईगो पलटकर सवाल करता है कि क्या वो वाकई नहीं जानता? इसकी वजह है उसकी हड्डियों में घुसा हुआ आर्मीनियन नाम। अगर वो लोग ना होते तो डीमंस ने कब का दुनिया पर कब्जा कर लिया होता, इसलिए उसे कभी अपनी गार्ड डाउन नहीं करनी चाहिए। फर्नॉन का यह सच जानकर बेचैनी होती है कि वो एक ही वक्त में उन्हें अट्रैक्ट भी कर रहा है। इसी दौरान लैबस हॉल में फर्नॉन का सिर दर्द से फटने लगता है। उसे एक प्रोफेसी पेशिंग गोई दिखती है जिसमें एंट सदर्न फॉरेस्ट की तरफ भाग रहा है। वो एक केव में दाखिल होता है और वहां उसे एक स्पिरिचुअल बीस्ट मिलता है जो किसी मास्टर की तरह बिहेव कर रहा था, पर वो बीस्ट एंट के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर था। बीस्ट के गिरते ही वहां का पिछला हिस्सा ढह जाता है और ढेर सारा मिथ्रिल और एक कीमती धातु सामने आ जाता है। दोनों ही ये और देखकर बेहद खुश होते हैं। उस तलवार को भी माना का आशीर्वाद मिला हुआ था जिसकी वजह से उसकी सोल उसमें रह सकती थी। फर्नॉन की अचानक आंख खुल जाती है और वो बार बार उस पैटर्न के बारे में सोचने लगता है जो सोल को होल्ड कर सके। कहीं और लूनिया कहती है कि पिछली बार उसने स्पिरिचुअल पोशन की बात की थी और अब वो हर्ब, जड़ी बूटी की बात कर रहा है। फेमोन सफाई देता है कि पिछली बार वाला झूठ था, पर इस बार वो सच बोल रहा है। लूनिया कंप्लेन करती है कि इस चक्कर में उनकी एक हफ्ते की क्लासेस मिस हो जाएंगी। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो क्लासेस का बंदोबस्त कर लेगा और सब संभाल लेगा। लूनिया मना करती है, पर वो कहता है कि वो उसका इंटरेस्ट बढ़ा देगा। फिर से इनकार करते हुए लूनिया कहती है कि वो बाकी बातों का तो नहीं पता, पर वो क्लासेस मिस नहीं कर सकती। फर्नॉन कहता है कि वो किसी और से मदद मांग लेगा, इसे इतना परेशान होने की जरूरी नहीं है। तभी कमरे में एक शख्स दाखिल होता है और कहता है कि अपने भल फर्नॉन से मिले हुए काफी वक्त हो गया है, और दुआ करता है कि माना का सारा आशीर्वाद आज उसके साथ रहे। लूनिया उसे तुरंत पहचान लेती है, वो जेस वाइन्स है। वो नौजवान कहता है कि उसका हायोंग अकेला नहीं है, और वो लूनिया का स्वागत करते हुए उसे भी ब्लेसिंग्स देता है। फिर वो फर्नॉन से उसका हाल चाल पूछता है। फेरियन कहता है सब नॉर्मल है और उसकी एकेडमिक लाइफ के बारे में सवाल करता है। जेस बताता है कि वो अभी अपने पहले साल में है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, जबकि लूनिया ये सब देखकर काफी कंफ्यूज लग रही है। जब वो पूछती है कि क्या ये दोनों इतने क्लोज है, तो फर्नॉन जवाब देता है कि वो थोड़ी हैरान लग रही है। जेस कहता है कि ये तो बिल्कुल नेचुरल बात है। लूनिया इससे इनकार करती है क्योंकि जेस वाइन्स चर्च ऑफ द ड्रैगन गॉड का सेंट है। वो सेंट जिसकी सब इबादत करते हैं, उसका ताल्लुक किसी ऐसे शख्स से कैसे हो सकता है जो पैसे का इतना लालची हो? जेस मजाक में कहता है कि शायद वो नहीं जानती क्योंकि वो कोई मेज नहीं है, लेकिन ड्रैगन गॉड का चर्च उस एल्डर की पूजा करता है जिसने इंसानियत को मैजिक का तोहफा दिया था, और अब वो लोग माना और मैजिक की ही इबादत करते हैं। इसी वजह से उनके ज्यादातर फॉलोअर्स मेजेस हैं और ये एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। एक आर्च मेज बनने के लिए पोप की रिकॉग्निशन लेना बहुत जरूरी है। लूनिया कहती है कि ये सब तो उसे पता है, पर उसका क्लोज होने से क्या लेना देना। जे समझाता है कि क्योंकि उनका चर्च मेजर्स ने बनाया था तो उन्हें काफी फंड्स, पैसा की जरूरत पड़ती है। फेलेनबर्ग्स इस चर्च के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं और उनकी मर्चेंट गिल्ड ने उन्हें बेशुमार आइटम्स दिए हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अमीर आदमी ही तुम्हारा एल्डर है। फर्नॉन मजाक करता है कि वो अभी भी जेस से बड़ा है। लूनिया फिर से कंफर्म करती है कि क्या वो वाकई सेंट है। जेस कहता है कि ऐसी बातें उसे दुख पहुंचाती है, पर लूनिया बात को मजाक में टाल देती है। अब उसे उनके रिश्ते की समझ आ जाती है और वो वहां से जाने लगती है। जेस पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रही है जबकि वो अभी अभी आया है। लूनिया साफ कह देती है कि वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। जेस कहता है कि अगर उसका इरादा बदले तो वो कभी भी वापस आ सकती है, और वो जाते वक्त उसे ब्लेस करता है। लूनिया के जाने के बाद जेस पूछता है कि उसे अचानक क्यों बुलाया गया। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसे स्पिरिचुअल हर्ब्स जमा करने में मदद चाहिए। सेंट ये सुनकर इंप्रेस्ड हो जाता है। फर्नॉन सवाल करता है कि क्या जेस ये सब अपने लिए चुराने का सोच रहा था। जेस मना करता है और पूछता है कि क्या वाकई ट्रेनिंग के वक्त ये सब करने की जरूरत है। उसके स्किल्स के साथ तो वो ये सब बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। फर्नॉन बताता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर बदकिस्मती से उसके पास सही लोकेशन नहीं थी। टेक्निकली प्रोफेसी की इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचने के लिए काफी थी, और सदर्न फॉरेस्ट में कुल सात झीलें हैं। वो उन सातों झीलों की तह से माना इकट्ठा कर रहा है ताकि वेन मिल सके, पर अभी तक कोई मिथ्रिल नहीं मिला। ये साफ था कि वो देव मैजिक से छुपी हुई है और उसे ढूंढना काफी सिर दर्द वाला काम है। जेस कहता है कि बिना परमिशन स्टूडेंट्स का वहां जाना मना है और आसपास बहुत लोग होंगे,
पर फर्नॉन उसे याद दिलाता है कि इसी वजह से उसने असिस्टेंट बनने के लिए साइन अप किया है। नौजवान ये बात दोहराता है और कहता है कि शर्तें थोड़ी सख्त है, किसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट का इस तरह हेल्प करना आम बात नहीं है। पर फर्नॉन कहता है कि ये रूल्स के खिलाफ नहीं है और उसने ये मैनेज कर लिया है। जेस कहता है कि मर्चेंट्स वाकई चालाक होते हैं और ये प्लान भी अच्छा है, तो अगर वो बहुत सारे पैसे दाने का वादा करे तो सेंट उनका साथ देगा। फर्नॉन मन ही मन सोचता है कि ये कितना बड़ा कमीना है। जब जेस ट्रेनिंग की जगह एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है तब ईगो कहता है कि वो एक बार फिर से ईस्ट में लेक फेरन के पास स्पिरिचुअल हर्ब्स के साथ प्लान करेगा। उसे ये सब एक इत्तेफाक कोइंसिडेंस दिखाना होगा, तो पहले उन्हें बस घूमना चाहिए जब तक कि वो सवाल न करे कि क्या उसका ध्यान है। वो जवाब देता है कि उसका सुनबे वहां मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि वो भी एक असिस्टेंट है, और ईगो जवाब देता है कि इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। वो कहता है कि शायद उसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए होंगे, इसलिए वो अपने सुनबे को आवाज देता है, पर ग्रैड बीच में ही टोक देता है और वार्निंग देता है कि ट्रेनिंग 30 मिनट्स में शुरू होने वाली है और सभी असिस्टेंट्स को अपनी अपनी पोजीशंस पर होना चाहिए। वो नौजवान शिकायत करता है कि वो अक्सर अपने सुनबे से मिलना चाहता था। कहीं और जेस वार्न करता है कि उसने डॉल को तैयार कर दिया है और अब उसके भाई को माना के साथ अपना थोड़ा सा खून देना होगा। प्रोटैगनिस्ट उस डॉल पर कुछ बूंदे गिराता है और वो देखते ही देखते बिल्कुल उसके जैसा रूप धार लेती है। जेस कमेंट करता है कि ये काफी रियल लग रही है, और जैसा कि वो जानता है वो अपनी क्लास में टॉप पर था। वो पोप से बचने के लिए हमेशा इस स्पेल का इस्तेमाल करता था, जिस पर फर्नॉन सवाल उठाता है। जेस कहता है यह जाहिर था कि उसने ऐसा नहीं किया और वो एक लेजेंडरी मेज है जिसे धोखा देना नामुमकिन है, पर फिर भी उसे यह समझने में कुछ घंटे लग गए और अभी भी वो पूरी तरह श्योर नहीं है। फर्नॉन खड़ा होता है और सोचता है कि दुनिया के सबसे बड़े मेज को उलझाना काफी है। वो वाकई एक जीनियस है। वो आगे चलकर हीरो एंट के लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होगा, पर अजीब बात यह है कि प्रोफेसी में उसके इतने टैलेंटेड होने के बावजूद उसका कोई जिक्र नहीं है। आते डीमन से नफरत करना उनके खून में है। इंसानों के लिए डीमन से नफरत करना नेचुरल है, लेकिन इस चर्च के लिए यह सिर्फ नफरत नहीं बल्कि एक गहरी जलन और घिन है। किसी डीमन ने कोई ऐसी ब्लास्फेमी गुस्ताखी थी जिसने पूरे चर्च को हिला कर रख दिया। उस पॉइंट के बाद जब भी डीमंस दिखाई देते, चर्च एक तरह से पागल हो जाता और एक अग्रेसिव एंटी डीमन कल्ट में बदल जाता। यही वजह है कि जेस आगे चलकर एंट का एक मजबूत साथी बन सकता है। जेस कहता है कि उसे 5 घंटे में वापस लौटना चाहिए। फेरनॉन समझ जाता है और उसे जाता देता है कि वो उस पर पूरा भरोसा कर रहा है। इसके बाद फेरनॉन पेड़ों के बीच से छलांग लगाते हुए ए पर नजर रखने लगता है, ये सोचते हुए कि वो रास्ता दिखा रहा था और फार्डॉन लेक के ईस्टर्न साइड में सिर्फ एक ही झील थी। तभी वो खुद को वार्न करता है कि अब उसकी बारी हाल, उसे बिल्कुल वही करना होगा जो उसके सुनबाई ने कमांड किया था। एचटी द असिस्टेंट अपने सामने खड़े शख्स को नोटिस करता है और दोहराता है कि उसके सामने वॉन कैलबंडर खड़ा है। वो पूछता है कि क्या वो फिर से कोशिश करना चाहेगा, पर वो जानता है कि वो जीत नहीं सकता। वॉन को भी इस बात का एहसास है और वो बिल्कुल भी पैथेटिक दिखना नहीं चाहता। वॉन को याद आता है जब फेरनॉन ने उसे ट्रेनिंग के वक्त ए को ज्वाइन करने के लिए कहा था, जो काफी डरा देने वाला काम था। वॉन कहता है कि उसने अपनी हार अभी तक कबूल नहीं की हाल। ए सवाल करता है कि क्या 2 बार हारना काफी नहीं था। स्वॉर्ड्समैन जवाब देता है कि फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 बार हारा या 100 बार, उसने अपनी रेप्यूटेशन खो दी है और अब वो सिर्फ अपनी ऑनर इज्जत वापस पाने के लिए लड़ेगा। फर्नॉन का ईगो कहता है कि हार के बाद भी लड़ते रहना ही एक असली स्पिरिट हाल। पहली बार में ऐसा नहीं लगा था, पर अब एक नाइट की शान देखकर अच्छा लग रहा है। वो ए को उकसाता है कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। ए जवाब देता है कि वॉन ठीक तो है, लेकिन यहां पार्टिसिपेंट्स के बीच लड़ना मना हाल। स्वॉर्ड्समैन कहता है कि उसे रूल्स की परवाह नहीं है, वो सिर्फ ऑनर के लिए लड़ता है और उसके लिए इज्जत खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं हाल। ए की स्वॉर्ड शिकायत करती है कि उसे इस नाइट की वजह से शर्मिंदगी हो रही है। दूर खड़ा फेरनॉन ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि वॉन अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहा है और उसे इसे जारी रखना चाहिए। उसी वक्त फेरनॉन एक पेड़ की टहनी से नीचे कूदता है और खुद को कहता है कि अब वो अपने बिजनेस पर ध्यान देगा। वो झील को चारों तरफ देखता है और तसाली करता है कि वहां कोई नहीं हाल। अगर वो यहां मिथ्रिल ढूंढता है तो शोर होने का कोई खतरा नहीं हाल। फिर वो सोचता है कि क्या उसे कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो अपना मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। वो वाकई ये चाहता था, क्योंकि उसे ए के वहां पहुंचने से पहले मिथ्रिल ढूंढना था। इसलिए उसने एक समनिंग स्पेल का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्पेशल तैयार किया और अपने सर्वेंट को बुलाया। मैजिकल टेक्नोलॉजी का असूल ही यह है कि सारी मैजिक टेक्निक्स को कंबाइन कर दिया जाए, और एक मर्चेंट की असलियत यही है कि वो ढेर सारा पल्सा जमा करे। फेरनॉन अपने माना से एक गोलम समन करता है और उसका नाम जेम्स रखता है। फिर वो जेम्स को मिथ्रिल ढूंढने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ वॉन चिल्ला रहा होता है कि वो तब तक रास्ता नहीं देगा जब तक वो उसे हरा नहीं देता। ए को ये सब बहुत अनोइंग लगने लगता है। उसे लगता है कि अब हद हो रही है,
क्योंकि वॉन एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा हाल। वॉन को बस अपने मास्टर की वो बात याद है कि उसे कम से कम 1 घंटे तक इंतजार करना हाल। ए पूछता है कि उसने क्या कहा। वॉन गुस्से में कहता है कि उसे ये सब करना पसंद है, किसी को परेशान करना और उनकी लाइफ खराब करना उसे सुकून देता है। वो इसके लिए इतना उताविया है कि वो ए से तुरंत हामिया करने को कहता हाल। ए उसे एक लात मारता है और पूछता है कि वो किस तरह का पागल है। विन दूर जा गिरता है और कहता हाल कि हाँ वो पागल हाल, इसलिए ए को उसके पास आना चाहिए, पर ए वहां से गायब हो चुका होता है। वो अपनी घड़ी चेक करता है और देखता है कि 1 घंटा और 10 मिनट गुजर चुके हैं, मतलब वॉन अब सेफ था और उसका काम पूरा हो गया था। तेव के अंदर ए सोचता है कि आखिरकार वो उससे पीछा छुड़ाकर निकल आया। रूल्स ड्वेलिंग के खिलाफ थे, लेकिन इस केव में उसे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला था जब तक वो खुद ढूंढने की कोशिश ना करे। ईगो कहता है कि ये तो जाहिर सी बात है। ए को एहसास होता है कि वहां कुछ है। उसे स्पिरिचुअल हर्ब्स के अलावा एक और एनर्जी महसूस हो रही है। ईगो उसे नीचे देखने को कहता है जहां स्पिरिचुअल पेटल्स बिखरे हुए हैं। ए कहता है कि वो सही निशाने पर पहुंच गया है। उसी वक्त पानी के नीचे मौजूद केव में फेरनॉन मुस्कुरा उठता है। वो अपने गोलम जेम्स के साथ मिथ्रिल क्रिस्टल्स की वेन ढूंढने की खुशी मना रहा है। ए कहता है कि यह मुश्किल हो गया है क्योंकि उन्हें हर्ब्स तो मिल गई हैं, पर वहां मौजूद मॉन्स्टर की वजह से कोई भी बेवकूफ ही माइनिंग करने की कोशिश करेगा। ईगो कहता है कि उसने वहां सी ड्रैगन की उम्मीद नहीं की थी। यह सही वक्त नहीं था, इसलिए उन्हें तब तक वापस चले जाना चाहिए जब तक दूसरा मौका न मिले। ए पूछता है कि क्या वो उससे लड़ सकता है। ईगो कहता है कि तब उसे इंसानी गोश्त का स्वाद चखने को मिलेगा, क्योंकि वो चीज ए के लेवल से बहुत ऊपर थी। अचानक केव लरजने लगती है। कुछ पत्थर ड्रैगन की बॉडी पर गिरते हैं और वो जाग जाता है। ईगो कहता है कि हालात खराब है। ए को समझ आ जाता है कि अब उसे इस क्रीचर का सामना करना ही पड़ेगा। ईगो उसे हर बार रुकने और वहां से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि वो ड्रैगन किसी और ही लेवल का था। ड्रैगन आगे बढ़ता हाल और ईगो चिल्लाकर कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखो, बस भागो। एक जंप मारकर उसके हमले से बचता है और अपनी स्वॉर्ड को स्पिनिंग कट के लिए तैयार करके ड्रैगन के सिर पर वार करता हाल। ड्रैगन अपनी डम टेल घुमाकर ए की बॉडी के साइड में जोरदार चोट मारता है। वो पानी में फिसलता हुआ दूर जाता है और हैरानी से अपनी आंखें खोलता है। ड्रैगन एक बार फिर दहाड़ता हाल और ए को अपनी ऑरा का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है। वो क्रीचर अपने मुंह से पानी की एक तेज धार जेट ऑफ वाटर छोड़िया है, जिससे ए अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है। ड्रैगन के दबाव की वजह से ए के पैर जमीन में धंसने लगते हैं और वो पीछे धकेला जाता है। दोनों केव के नीचे वाले लेवल पर जा गिरते हैं। फेरनॉन के बहुत शोर सुनाई देता है। वो हैरान होता है कि इतना खाना खिलाने के बाद भी ये वाटर ड्रैगन कैसे जाग गया। वो सोचता है कि ड्रैगन से ना लड़ना ही बेहतर है। डिमोनिक पोजेशन वाले हादसे के बाद ए के पास अवेकन होने का मौका खत्म हो गया था, जैसा कि प्रोफेसी में कथा गया था। पर यही वजह है कि उसने होली बर्ड का दिल उसे दिया था। वो शायद ठीक रहेगा, इसलिए वो जेम्स को वहां से निकलने का इशारा करता हाल। ए किसी तरह खुद को एक दीवार से सटाकर खड़ा होने में कामयाब होता है। वो शिकायत करता है कि वो मरते मरते बचा, जिस पर ईगो कहता है कि इसीलिए उसने भागने को कहा था। ए कहता है कि ड्रैगन उस पर ऐसे टूटा जैसे वो उसकी जान लेकर ही रहेगा। सोल जवाब देती है कि अगर जमीन ना फटी तो वो कब का उसका निवाला बन गया होता। ए पूछता है कि क्या उसने अच्छी टक्कर नहीं दी। ईगो कहता है कि यह सब फेलिनबर्ग से मिले उस होली बर्ड के दिल का कमाल है कि वो बचा हुआ है। कम से कम स्पिरिचुअल हर्ब्स तो सलामत थीं, पर ए कहता है कि वो रास्ते से बहुत भटक गया है और वापस ऊपर चढ़ने में सदियां लग जाएंगी। ईगो को दूसरी तरफ से कुछ अजीब महसूस होता है, पर ए को कुछ समझ नहीं आता। वो चलना जारी रखते हैं। ए पूछता है कि क्या यही वो अजीब जगह है जिसका जिक्र हो रहा था। वहां तो कुछ भी नहीं है, पर ईगो यकीन से कहता हाल कि वहां पक्का कुछ है। वो ए को जल्दी से खुदाई करने का ऑर्डर देता हाल। ए बात मानकर पत्थर हटाता है और उसके सामने ओर्स की एक ऐसी वेन आती है जिसके निशान उसके चेहरे को रोशन कर देते हैं। बाहर जेस पूछता है कि क्या फेरनॉन को वो मिल गया जो वो ढूंढ रहे थे। फेरनॉन हाँ कहता है और बदी में पूछता है कि क्या बाहर सब ठीक था। जेस बताता है कि बस कुछ मामूली मॉन्स्टर्स आए थे। प्रोटैगनिस्ट सेंट को बदल देता है और कहता है कि अगली बार वो एक प्रॉपर रिटन कॉन्ट्रैक्ट लिख लेंगे। कुछ देर बाद फेरनॉन सोचता है कि मिथ्रिल तो उसके हाथ लग गया है, पर अब उसे इसे कंबाइन करने के लिए सनी और चाहिए। मिथ्रिल में माना अब्जॉर्प्शन की बेहतरीन कौलियत होती है, पर वो खुद नहीं चमकता। इसका पूरा पोटेंशियल दिखाने के लिए इसे किसी और मेटल के साथ मिलाना होगा, और वो कोई सम चीज नहीं हो सकती। मिथ्रिल के साथ मिलाने के यह सबसे बेस्ट मेटल एडमेंट है, जो सबसे सख्त होता हाल, पर यह मिथ्रिल से भी ज्यादा रेयर है। वो सोचता है कि कीना पल से कि वो इसे कैसे हासिल करेगा। तभी दूर से किसी के मदद मांगने की आवाज आती है। फेरनॉन अभी भी एडमेंट का ख्यालों में खोया हुआ था जब एक बच्ची उसके नीचे से भागती आती है और किसी इंस्ट्रक्टर से भेसेलियन वुल्फ से बचाने की गुहार लगाती है। वो पूछती हाल कि क्या वो उसे इग्नोर करता रहेगा। फेरनॉन को लगता है कि उसे मदद करनी चाहिए, पर वो ये चीज जानना चाहता है कि एक एल्फ इन इलाकों में खतरे में
कैसे हो सकती है? ये सुनते ही वो लड़की उछलकर पेड़ पर चढ़ जाती है। फेरनॉन को लगता है कि इनके साथ डील करना थोड़ा अनोइंग है। वो लड़की एक विंड स्पेल का इस्तेमाल करती है और अपने सामने की हर चीज को साफ कर देती है। वो पूछती है कि क्या वो अब खुश है। फेरनॉन जानना चाहता है कि क्या वो किसी खास मकसद से उसके पास आई है। एल्फ लड़की कहती है कि यह बस एक इत्तेफाक था, तो प्रोटैगनिस्ट उसे रास्ते पर आगे बढ़ने को कहता है, पर वो आउना इरादा का डाल लेती है और कहती है कि वो एक मकसद से आई है। फेरनॉन पूछता है कि क्या वो प्रिंस के इलेक्टर के साथ कनेक्शन बनाना चाहती हाल। वो अपना इंट्रो एरेफ्रिडियन के रूप में देती है। फेरनॉन कहता है उसने सुना है कि वो कैसे दूसरों के साथ फेर्स करती है। एरियल दोस्ती कमे की बात करती है, पर फेरनॉन मना कर देता है क्योंकि वो उससे उम्र में बड़ा हाल। एरियल कहती है कि क्या इलेक्टर्स का आपस में मिलकर रहना अच्छी बात नहीं हाल। फेरनॉन कहता है कि इसका मतलब या नहीं कि वो क्लोज हो। एरियल बताता है कि फ्रेडियन हाल ही में बुरवा को रिप्लेस करके इलेक्टर्स बने हैं, इसलिए वो दूसरे इलेक्टर्स के साथ तमीज से पेश आना चाहती है। फेरनॉन पूछता हाल कि क्या उसकी फैमिली में कोई नहीं हाल। वो कहतो हाल कि एक एल्फ दोस्तों के बीच रहकर फल कैसे खा सकती हाल। फेरनॉन को लगता है कि वो ये नहीं सोच रही कि पैसे कौन भरेगा। एरियल हद से ज्यादा बेशरम थी। वो कहती है कि वो सारे 6 इलेक्टर्स के साथ दोस्ती करना चाहती है। तभी उसका ध्यान किसी और तरफ जाता है। एक लड़की उन्हें बताती है कि जल्दी प्रोफेसर के पास चल, क्योंकि लेक फेरन में एक वाटर ड्रैगन दिखाई दिया हाल। फेरनॉन हैरान होता है और एरियल जानना चाहती है कि वो अचानक कहां से आ गया। वो अपने सीनियर की तरफ देखती है, पर फेरनॉन पहले ही उस ड्रैगन की तरफ भाग चुका होता है। उसे लगता है कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि प्रोफेसी में ड्रैगन के बाहर आने का कोई जिक्र नहीं था। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को वापस लौटने का ऑर्डर देता है। ईगो ए से कहता है कि ड्रैगन इसलिए आया क्योंकि उसने हर्ब ली है, इसलिए अब यह काम प्रोफेसर पर छोड़कर यहां से निकल जाना चाहिए। ए बात मान लेता है और कोशिश करता है कि किसी की नजर उस पर ना पड़े, पर सी ड्रैगन उसके पीछे आ जाता है। ए पलटता हाल, तभी फेरनॉन अपनी स्टाफ लेकर उसे बचाने आ जाता है और उसके सामने एक विशाल मैजिक सर्कल बनाता है। उसकी एबिलिटी से जमीन से पत्थर के नुकीले स्टेक्स निकलते हैं और ड्रैगन पर बरसाए जाते हैं। ड्रैगन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और फेरनॉन को लगता है कि शायद यह ड्रैगन उसकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर हाल। प्रोफेसर ग्रैड कहता है कि उसके स्टूडेंट ने काफी अच्छी तरह सिचुएशन संभाली है और उसे बाकी सबको लीड करना चाहिए। ग्रैड 2 और विजिट्स के साथ आगे बढ़ता है और वो क्रीचर वहां से भाग जाता है। फॉलन को यह सब अजीब लगता है। वो सोचता है कि क्या उसके इंटरफेरेंस की वजह से प्रोफेसी थोड़ी बदल गई है और क्या वो वाकई इंसानियत को बचाने के लिए बना है। उसने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं किया था। अगर उसकी जान चली जाती तो वो तो पूरी तरह बर्बाद हो जाता। वो ए से पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर वो देखता है कि ए की आंखों में उसके लिए बेहद एडमिरेशन यानी इज्जत है। ए कहता है कि उसके सीनियर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। फौरन सफाई देता है कि स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना उसकी जॉब है, अगर वो ठीक है तो बस काफ़ी है। ए पूछता है कि क्या वो अपने सूनबी से थोड़ी देर बात कर सकता है। फौरन हाँ कहता है, पर लड़का कहता है कि ये कुछ एम्बैरेसिंग बात है। वो दोनों एक सुनसान जगह जाते हैं जहां कोई ना हो और लेमन कहता है कि अब वो खुलकर बात कर सकता है। एन दबे पांव सवाल करता है कि क्या मर्चेंट गिल्ड ओर्स भी खरीदती है। फौरन बिना किसी देरी के हाँ कहता है, पर साथ ही ये भी जानना चाहता है कि क्या ए कुछ खरीदने का सोच रहा है। फौरन तुरंत उसे करेक्ट करते हुए मजाक उड़ाता है कि ए के पास तो पैसे ही खत्म हो गए हैं, तो वो भला क्या खरीद पाएगा। ए के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फेलनबर्ग यानी फौनन मन ही मन सोचता है कि ये बात उसके मुंह से गलती से निकल गई, क्योंकि वो ए के साथ हमेशा से थोड़ा जेंटल रहा है। वो भूल गया था कि प्रोफेसी के मुताबिक यही वो लड़का है जिसे वो फ्यूचर में अकेडमी से निकलवाने वाला है। उसे उकसाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए फौरन थोड़ा नरम होकर कहता है कि अगर उसकी बात से ए को बुरा लगा हो तो वो माफी चाहता है। वो बस एक मजाक था और उसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। ए भी बात को समझते हुए कहता है कि वो जानता था कि ये सिर्फ एक मजाक है। अब फौरन काम की बात पर आता है और पूछता है कि आखिर ए के पास बेचने के लिए है क्या। ए बिना कुछ कहे अपना हाथ खोलता है और उसमें एडामेंटाइन का एक टुकड़ा चमक रहा होता है। फौरन का दिमाग घूम जाता है। वो अभी थोड़ी देर पहले इन एडामेंटाइन हासिल करने के लिए दिमाग लड़ा रहा था और ठीक उसी पल प्रोटैगनिस्ट के हाथ में वही चीज थी। फौरन खुद को समझाता है कि उसे शांत रहना होगा। ये प्रोटैगनिस्ट वाला लक हर किसी के पास नहीं होती। वो सवाल करता है कि क्या वो वाकई ये उसे बेचना चाहता है। एडामेंटाइन कोई ऐसी चीज नहीं है जो रास्ते में पड़ी मिल जाए, इसलिए वो जानना चाहता है कि ये उसके पास कहां से आया। ए साफ कह देता है कि वो ये नहीं बताएगा कि ये उसे कहां से मिला, पर वो वादा करता है कि ये किसी गलत तरीके से हासिल नहीं किया गया है। ए बताता है कि उसके पास ये काफी सारी मात्रा में है और उसके स्पेस स्टोरेज में अब जगह नहीं बची। फर्नन को अब पूरा मामला समझ आता है। वो मिथ्रिल ढूंढने गया था, पर बदले में उसे एडामेंटाइन की वेन मिल गई। वो हैरान होता है कि ऐसी कौन सी केव है जहां ये दोनों ओर्स मिल रहे हैं। ए कहता है कि अगर फर्नन इंटरेस्टेड है तो उसकी कुछ शर्तें हैं। इसी बीच ईगो चिल्लाकर ए को वॉर्न करता है कि फेलनबर्ग्स बहुत चालाक और धोखेबाज होते हैं, इसलिए नेगोशिएशन करते वक्त बहुत होशियार रहना और उनकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करना।
जब ए अपनी शर्तें पूरी कर लेता है तो फॉनन उन्हें मान लेता है और सौदा पक्का कर देता है, पर वो ये जरूर पूछता है कि ए इसे इतनी जल्दी क्यों बेचना चाहता है। ए का जवाब काफी लॉजिकल होता है। वो कहता है कि ये दुनिया की सबसे रेयरेस्ट चीजों में से एक है और अगर लोगों को पता चला तो वो हर तरफ से निशाने पर आ जाएगा। एयरमैन यानी उसकी फैमिली इतनी ताकतवर नहीं है कि ऐसी चीज की हिफाजत कर सके। फॉनन मजाक में कहता है कि क्या ए को डर नहीं लग रहा कि वो उसे मारकर सारा एडमंटाइन खुद रख लेगा। ए हंसते हुए कहता है कि फर्नन ने ही उसे होली बर्ड का दिल दिया था और ड्रैगन से लड़कर उसकी जान बचाई थी, तो वो उस पर भरोसा कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि ये लड़का वाकई उस पर हद से ज्यादा भरोसा करने लगा है और जान बचाने की वजह से उसने ए की नज़र में काफ़ी पॉइंट्स कमा लिए हैं। फर्नन कहता है कि वो सही कह रहा है, अभी काफ़ी कुछ संभालना बाकी है। वो ए को याद दिलाता है कि उस दिन वाटर ड्रैगन से उसने ही उसे बचाया था, इसलिए अगर कभी ए ने उसे भिखारी बनाने की कोशिश की तो उसे वो दिन हमेशा याद रखना चाहिए जब फर्नन ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। ए कहता है कि वो ये कभी नहीं भूलेगा। फर्नन कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए वहां से निकल जाता है। ए सोचता रह जाता है कि उसके सूनबी का मतलब क्या था, पर ईगो जवाब देता है कि एडमंटाइन देखकर उसका दिमाग थोड़ा हिल गया है। घर पहुंचकर हाइड यानी फर्नन का सेक्रेटरी अनाउंस करता है कि वो वापस आ गया है। वो काफी वक्त से ड्यूकल स्टेट से बाहर था और जानना चाहता है कि उसकी एब्सेंस में क्या क्या हुआ। फर्नन को देखकर हाइड थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसका यंग मास्टर एडमंटाइन और मिथ्रिल के सिंहासन पर बैठा हुआ था। हाइड पूछता है कि ये सब कहां से आया। फर्नन बताता है कि कुछ उसने खरीदा है और कुछ खुद माइन किया है। हाइड हैरान होकर कहता है कि पैसा होने के बावजूद ये चीजें मिलना लगभग नामुमकिन है और अगर वो इसे बेचते हैं तो इस साल का प्रॉफिट गोल कब का पूरा हो जाएगा, मगर फर्नन इसे बेचने से मना कर देता है। हाइड पूछता है कि फिर वो इतने कीमती ओर्स का करेंगे क्या। फर्नन अपनी चाय का कप घुमाते हुए कहता है कि वो एक कोलोसल ईगो गोलेम बनाएगा जो खुद चल सके और झूठ भी बोल सके। वो कहता है कि नाइट्स के पास उनके घोड़े होते हैं, एल्व्स के पास स्पिरिट्स होती हैं, पर मर्चेंट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। ये नाइंसाफी क्यों? इसलिए वो इस कमी को पूरा करने के लिए एक विशाल गोलेम बनाएगा। फर्नन समझाता है कि ऐसे गोलेम बनाने के लिए एडवांस्ड मैजिकल टेक्नोलॉजी और बेहिसाब पैसे की जरूरत होती है जो सिर्फ उस जैसे अमीर लोग ही सपने में देख सकते हैं। साथ ही उसे पता है कि डेमंस के साथ एक भयानक जंग आने वाली है, इसलिए ये गोलेम उसके लिए एक सॉलिड और डिपेंडेबल बॉडीगार्ड का काम करेगा। हाइड को समझ नहीं आता कि एक मर्चेंट को गोलेम की क्या जरूरत है, पर वो चुप रहना ही बेहतर समझता है क्योंकि उसका मास्टर अच्छे मूड में लग रहा था। वो पूछता है कि ये कोलोसल गोलेम कितना बड़ा होगा। फर्नन जवाब देता है 10 मीटर्स। वो इसके बारे में सोचकर खुशी हो रहा होता है कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये एक और मनहूस प्रोफेसी है जो उसे दिखने वाली है। हाइड उसे आराम करने के लिए ले जाता है और थर्मोमीटर मुंह में रखने को कहता है। फर्नन कहता है कि वो बीमार नहीं है, पर हाइड गुस्से में कहता है कि वो पिछले कुछ वक्त में इतनी बार चिल्ला चुका है कि उसे चेक करना ही पड़ेगा। हाइड को लगता है कि ये शायद बिजली गिरने का साइड इफेक्ट है। इस बार प्रोफेसी में फर्नन देखते हैं कि एक डेमोनिक कॉन्ट्रैक्टर यानी जिसने डेमन से सौदा किया हो वो यॉट क्लब में ए पर हमला करता है। ये क्लब एकेडमी का एक ऐसा ग्रुप है जहां सिर्फ बड़े खानदान के नोबल्स ही जा सकते हैं। फर्नन भी वहां कनेक्शंस बनाने गया था। इत्तेफाक से फर्नन ने ही मशवरा दिया था कि समुद्र में एक लग्जरी यॉट पर टी पार्टी की जाए, पर वो वक्त दुश्मन के लिए काफी सही साबित हुआ। जब मॉन्स्टर ने हमला किया तो कॉन्ट्रैक्टर चुपके से यॉट पर चढ़ गया। फर्नन को शक होता है कि क्या इसमें फेलनबर्ग गिल्ड का कोई हाथ है, क्योंकि इंसानों में कोई गद्दार जरूर है जो दुश्मनों की मदद कर रहा है। फर्नन ये भी सोचता है कि काफी लोग उसके एडमंटाइन के पीछे पड़े होंगे। उसे डर है कि ए की वजह से वो बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी यही सोचेगा कि उसने डेमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। हाइड थर्मोमीटर देखकर डर जाता है क्योंकि बुखार बहुत ज्यादा था। वो तुरंत आइस बैग फर्नन के सिर पर रखता है और डॉक्टर को बुलाने की बात करता है। तभी उसे पता चलता है कि कंपनी में कोई गेस्ट आया है। हाइड उसे वापस भेजने की सोचता है, पर फर्नन को पैसे की खुशबू आ जाती है और वो मिलने चला जाता है। गेस्ट कोई और नहीं, प्रोफेसर ग्रैड होते हैं। फर्नन पूछता है कि क्या वो उस सी ड्रैगन की बॉडी बेचना चाहते हैं जो एग्जाम के दौरान आया था। ग्रैड हाँ कहता है, पर साथ ही वॉर्न करता है कि लोग कह रहे थे कि फेलनबर्ग काफी सस्ती ऑफर देगा, पर उन्हें ऐसा नहीं लगता। फर्नन मन ही मन सोचता है कि ये ड्रैगन काफी काम की चीज है, पर वो ये भी पूछता है कि क्या किसी स्टूडेंट से इस तरह डील करना ठीक है। ग्रैड कहता है कि फेलनबर्ग के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो ये भी पूछता है कि रोसेलिया को असिस्टेंट बनने के लिए क्यों कहा गया। वो बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो करती है, इसलिए अगली बार वो डायरेक्ट ग्रैड के पास आए। ग्रैड बताता है कि ये एकेडमी की तरफ से एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट है और वो यहाँ लीडर की तरह आया है। उसने फेलनबर्ग से कांटेक्ट किया था और उन्होंने ही उसे फर्नन से बात करने को कहा। फर्नन कहता है कि वो ड्रैगन के सिर्फ एक हिस्से में इंटरेस्टेड है। ग्रैड चिढ़कर कहता है कि वो ड्रैगन को हिस्सों में नहीं बेचेगा, उसे पूरा ड्रैगन खरीदना होगा।
फर्नन जानता है कि ड्रैगन का हर हिस्सा कीमती है। हड्डियां और दांत ड्यूरेबल इक्विपमेंट बनाते हैं, आंखें और खून माना से भरे होते हैं और स्केल्स आर्मर के लिए बेस्ट है। पूरा खरीदना अच्छा है, पर वो एक बिजनेसमैन है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना जानता है। ग्रैड कहता है कि वो किसी और फैमिली को बेच देगा, पर फर्नन उसे याद दिलाता है कि एक्सरसाइजेज में पकड़े गए क्रीचर्स हमेशा प्रोफेसर के रिसर्च फंड में जाते हैं। तो क्या ये ग्रैड के लिए अच्छा नहीं होगा कि वो इसे एक अच्छी कीमत पर बेचे? ग्रैड पूछता है कि फर्नन को बदले में क्या चाहिए। फर्नन बताता है कि उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, एकेडमी को शिप्स बेचने का एक्सक्लूसिव तन्हा हक। जब भी एकेडमी कोई जहाज खरीदेगी वो सिर्फ गोल्डन टर्टल कंपनी से ही होना चाहिए। ग्रैड हैरान होता है कि एकेडमी को इतने जहाजों की क्या जरूरत पड़ेगी। फर्नन यकीन दिलाता है कि उसे सिर्फ यही चाहिए। वो जानता है कि प्रोफेसी के मुताबिक इस इंसिडेंट के बाद एकेडमी को नेवल कॉम्बैट यानी समुद्री जंग की अहमियत समझ आ जाएगी और वो रिपेयर और नए शिप्स पर भारी पैसा खर्च करेंगे। ये एक बहुत बड़ा और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा। एक बुक स्टोर में एक लड़की बेसिक कुक बुक मांगती है। लाइब्रेरियन चेक करने जाता है और लाइब्रेरी के अंदर एक डेमोनिक ऑरा बनने लगता है जो रिपोर्ट देना शुरू करता है। वो बताता है कि एरमेनन यानी ए कभी वॉन कालबंडर तक नहीं पहुंच पाया, जबकि प्लान के मुताबिक उसे उसके पीछे जाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि किसी ने बीच में दखल अंदाजी की है और उसने अपने निशान भी पूरी तरह मिटा दिए हैं। लाइब्रेरियन पूछता है कि क्या उसे ढूंढने का कोई और तरीका है। वो साया कहता है कि वो कोशिश करेंगे, पर लाइब्रेरियन उसे मना कर देता है और अगले प्लान पर फोकस करने को कहता है। उसे अजीब लगता है कि अगर कालबंडर लड़ रहा था तो उसकी एनर्जी महसूस क्यों नहीं हुई। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया? लाइब्रेरियन को यकीन है कि उनके बारे में किसी को पता नहीं चल सकता क्योंकि दुनिया अभी शांत है। वो अज्यूम करता है कि ये कोइंसिडेंस है, पर अब उसे ज्यादा होशियार रहना होगा। अगर उनका वजूद सामने आया तो उनके प्लान में रुकावट आ सकती है। उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी एर्मेनियन यानी ए को खत्म करना है क्योंकि उसकी ग्रोथ रेट बेहद तेज है। वो बिल्कुल पहले एम्परर की तरह ग्रो कर रहा है और अगर उसने अपनी पूरी पावर हासिल कर ली तो उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो अपने सर्वेंट को वार्न करता है कि इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। वो साया गायब हो जाता है और लाइब्रेरियन बाहर आकर उस लड़की को बताता है कि उसे कुक बुक मिल गई है। एक रेस्टोरेंट में फर्नन लुइना से पूछता है कि क्या उसने कभी डेमोनिक एनर्जी महसूस की है। लुइना बताता है कि 3 दिन पहले डिनर के बाद जब वो बेला के साथ थी तब उसे कुछ अजीब लगा था। बेला होएन जो 19th रैंक पर है, उसने लुइना को ड्यूएल का चैलेंज दिया था। बेला को लग रहा था कि उसकी स्किल्स सुधर गई हैं और वो इसे टेस्ट करना चाहती थी। आमतौर पर वो वुडन सोर्ड से लड़ते हैं, पर इस बार बेला ने रियल सोर्ड्स यूज करने को कहा। लुइना को नहीं, सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि बेला की तलवार पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। उसकी बॉडी इतनी फास्ट हो गई थी कि वो लुइना के वार आसानी से डॉज कर रही थी। लुइना कहती है कि बेला पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी, वो काफी तेज और ताकतवर हो गई थी। बेला ने कहा था कि उसे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हो रही है और वो अपनी बॉडी को बेहतर कंट्रोल कर पा रही है। बेला की ये बातें सुनकर लुइना को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर बेला ने अपनी ऑरा रिलीज की और फिर से हमला करने की वार्निंग दी। फर्नन पूछता है कि क्या लुइना आखिर में हार गई। लुइना जवाब देती है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। बेला की फेंसिंग स्टाइल काफी अलग और असरदार थी। ये स्वॉर्ड के वजन, वेट और उसकी पावर को इतना बढ़ा देती है कि बाकी फेंसिंग स्टाइल्स के मुकाबले इसका वार कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन तलवार का साइज और हैवी होने की वजह से नजदीकी लड़ाई, क्लोज कॉम्बैट में इसकी एक साफ हद नजर आती है। ड्यूअल के उस खास पल में दोनों को ही कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ। बेला ने लुइना के ब्लास्ट से बचने के लिए एक अजीब सा, लगभग नामुमकिन कट मारा। वो पीछे हटी और अपनी तलवार को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। बेला उस सिचुएशन को कोसती रही, ये कहते हुए कि वो अभी भी इस ताकत को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। लुआ ने फर्नन को सारी बात बताई कि आखिर वहां हुआ क्या था। फर्नन ने गहरी सांस ली और पूछा कि क्या वो वाकई डिमोनिक एनर्जी थी। लुआ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कंफर्म किया, क्योंकि भले ही वो सिर्फ एक लम्हे के लिए ही क्यों ना हो, वो पक्का डिमोनिक ऑरा ही था। पर यहां एक बड़ा सवाल था। बेला पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव कर रही थी। ड्यूएल खत्म होने के बाद भी उसमें कोई अबनॉर्मल बात नहीं दिखी। वो वॉन के बिल्कुल उलट थी। बेला पूरी तरह होश में थी, उसका खुद पर कंट्रोल था और फिजिकली भी वो फिट लग रही थी। लुइना को डर था कि शायद उससे पहचानने में कोई गलती हुई हो, पर फर्नन इस केस की गहराई तक जाना चाहता था। लुइना के लिए यह सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, बेला उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो उसे किसी भी बुराई का शिकार होते हुए नहीं देख सकती थी। उसे उम्मीद थी कि फर्नन इस मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाल लेगा। फर्नन ने साफ कहा कि उसके पास कोई पक्का नुस्खा तो नहीं है, पर वो अपने तरीके से कोशिश जरूर करेगा। लेकिन बात खत्म करने से पहले उसने एक अजीब सा सवाल पूछा कि क्या वो कैंडी स्वाद थी, और लुइना ने थी मासूमियत से जवाब दिया, हां, बहुत। दूसरी जगह फर्नन बेला की पूरी रूटीन को बार बार दिमाग में ढूंढ रहा था।
वो बिल्कुल उस कमीने वॉन की तरह थी। किसी सस्पिशियस बंदे से कोई लेना देना नहीं, कोई बुरा पास्ट या ट्रॉमा नहीं, और दोस्तों के साथ रिश्ते भी काफी बेहतर थे। मतलब उसके दिल या दिमाग में डिमोनिक एनर्जी के घुसने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। पर अगर लुइना सच कह रही है और उसके पास डिमोनिक पावर है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है, ये एनर्जी बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के इस्तेमाल की जा रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान को पता भी ना चले और वो डिमोनिक एनर्जी का जरिया बन जाए? शायद लुइना ने ही कोई गलती की हो और वो डिमोनिक एनर्जी ना हो। तभी अचानक फर्नन के सिर में एक हद से ज्यादा तेज दर्द उठा। उसके सामने एक भयानक नजारा आया। आसमान खून जैसा लाल था और हर तरफ डिमोनिक एनर्जी का साया था। उसने ए को देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। यह सीन उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ईगो ने बताता शुरू किया कि सब कुछ अजीब हो रहा है। डिमोनिक एनर्जी के साथ साथ एंड्रोमिलियस के अवेकन होने का वक्त करीब आ रहा है। यह विजन किसी नरक से कम नहीं था। ईगो ने कंफर्म किया कि यह डिमोनिक एनर्जी ही है जिसने सबको इन्फेक्ट कर दिया है। पर इन्हें यह जानना होगा कि यह सब शुरू कहां से हुआ। गार्डनर के हिंट्स को फॉलो करते हुए ए ने स्टूडेंट्स की बॉडी में माना इंजेक्ट करना शुरू किया। ईगो ने एक बड़ा राज फाश किया। यह इन्फेक्शन स्टूडेंट्स की रोजमर्रा की जिंदगी के जरिए काफी वक्त से फैलाया जा रहा है। इतनी खामोशी से कि किसी ने नोटिस तक नहीं किया। फर्नन ने सोचा कि इस एनर्जी को ब्लास्ट करने के लिए दुश्मनों को किसी तरह के शेल या एम्पलीफायर की जरूरत होगी ताकि माना को कई गुना बढ़ाया जा सके। तभी फर्नन के दिमाग में सीन बदला। लुइना चिल्लाकर ए का नाम ले रही है और कह रही है कि बेला भी इन्फेक्ट हो चुकी है। फर्नन को हैरानी हुई कि क्या वाकई उसके अंदर कुछ है। ए ने नोटिस किया कि यह कोई आम एम्पलीफिकेशन सर्कल नहीं है, बल्कि एक समनिंग सर्कल है। जो लोग इसके पीछे हैं वो किसी बड़े डीमन को इस दुनिया में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। पोर्टल से अजीबोगरीब क्रीचर्स निकलने लगे और फर्नन के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, डीमंस इस दुनिया में वापस लौट रहे हैं। वो अचानक झटके से होश में आया। उसकी सांस फूली हुई थी। उसे समझ आ गया था कि उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और चिल्लाकर लुइना का नाम लिया। लुइना ने घबराते हुए पूछा कि क्या वो सेफ है और क्या बेला वाकई इन्फेक्ट हो चुकी है। अगर ये बात बाहर निकली तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। पर फर्नन ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो इस बात का ख्याल रखेगा कि बेला किसी डीमन के बहकावे में ना आए और ना ही किसी की जान ले। लुइना ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। फर्नन जानता था कि लुइना का जिंदा रहना और उसका साथ देना कितना जरूरी है, क्योंकि वो पूरे कॉन्टिनेंट में उसके लिए एक सबूत का काम करेगी। सबसे पहले फर्नन को यह साबित करना था कि बेला के अंदर डिमोनिक एनर्जी है। क्लास खत्म होते ही बेला बाहर आई और लुइना से पूछा कि क्या उसने बहुत देर इंतजार किया। लुइना ने मना कर दिया, पर फर्नन ने बीच में ही टोकते हुए बेला का माथा छुआ। उसने सीधा कहा कि उसके दिमाग के अंदर डीमंस हैं और वो उनकी सुन रही है, इसलिए अब जो वो कहेगा उसे चुपचाप वही करना होगा। बेला ने गुस्से में पूछा कि क्या वो पागल हो गया है। फर्नन ने समझाया कि ये कोई मजाक नहीं है। उसके अंदर की एनर्जी धीरे धीरे उसकी अक्ल खत्म कर देगी और फिर बड़े ऑफिसर्स वहां पहुंच जाएंगे। बेला को लगा कि फर्नन उसे धमका रहा है, पर फर्नन सिर्फ कड़वा सच बोल रहा था। लुइना ने बेला का हाथ पकड़कर गुजारिश की कि वो एक बार फर्नन की बात मान ले। बेला ने सिर्फ लुइना की खातिर हां कर दी, पर एक शर्त रखी कि अगर डिमोनिक एनर्जी का कोई सबूत नहीं मिला तो फर्नन को उन दोनों से माफी मांगनी होगी। फर्नन ने हां कह दिया और कहा कि उसे उन सब जगहों पर ले चलो जहां बेला रोज जाती है, क्योंकि उसे डिमोनिक कांटेक्ट का पता लगाना था। उन्होंने डॉर्मेट्रीज से लेकर कैफेटेरिया तक हर जगह छानी, पर कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन ने बताया कि बेला आज भी वहां आई थी क्योंकि उसे रोमांस बुक्स काफी पसंद है। फर्नन को लगा कि शायद वो किसी गलत जगह या गलत चीज को ढूंढ रहा है। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन ने फर्नन को पहचान लिया क्योंकि फर्नन एक बहुत बड़ा मर्चेंट था और उसने पहले भी कुछ सौदा किया था। लाइब्रेरियन ने उसे एक परफेक्ट किताब ऑफर की, पर फर्नन ने रूखेपन से मना कर दिया कि उसके पास घर पर काफी किताबें हैं। वहां से निकलकर वो लोग एक रिजर्व्ड कैफेटेरिया में गए जो सिर्फ खास मेहमानों के लिए था। ये जगह दुश्मनों या बाहरियों की नजर से बचने के लिए सबसे बेहतर थी। वहां जेस द सेंट पहले से उनका इंतजार कर रहा था। लुइना उसे देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, पर बेला हैरान थी। फर्नन ने जेस से पूछा कि क्या वो चीज लाया है जो उसने मांगी थी। जेस ने कंफर्म किया और वार्निंग दी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद न कोई रिफंड मिलेगा और ना ही एक्सचेंज। बेला अभी भी उलझन में थी कि ये सेंट यहां क्या कर रहा है। फर्नन ने बताया कि जेस ही वो शख्स है जो साबित करेगा कि उसके अंदर डिमोनिक एनर्जी है।
जेस ने समझाया कि उनके पास ऐसी कई प्रोफेसीज है कि डीमंस वापस आने वाले हैं और उनके आर्टिफैक्ट्स डिमोनिक एनर्जी को डिटेक्ट करने में सबसे सटीक है। जेस ने बेला को एक मैजिक बॉल दी और कहा कि इसे दोनों हाथों से पकड़े ताकि माना उसकी बॉडी को एग्जामिन कर सके। बेला थोड़ी घबराई हुई थी, पर जेस ने उसे ठंडे दिमाग से समझाया कि वो बस आराम से बैठी रहे। जैसे ही बेला ने उस स्फीयर को छुआ, एक तेज रोशनी चमकी और बॉल का रंग बदल गया। फर्नन ने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि उसके अंदर डिमोनिक एनर्जी मौजूद है। बेला को यकीन नहीं आ रहा था, पर जेस ने अचानक ड्रैगन गॉड की प्रेयर पढ़ना शुरू कर दी और एक फायरबॉल बरसाकर बेला की तरफ फेंका। वो सीधा उसे नरक भेजना चाहता था ताकि बुराई का खात्मा हो सके। लुइना ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस मैजिक वार को रोक लिया। जेस गुस्से में चिल्ला रहा था कि वो उसकी जान लेकर ही रहेगा। कुछ देर बाद जब मामला थोड़ा शांत हुआ, फर्नन ने बताया कि एकेडमी के स्टूडेंट्स को साइलेंटली इन्फेक्ट किया जा रहा है। उसने जेस से कहा कि वो अपनी प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करे। जेस ने बेला से उसका हाथ मांगा, पर बेला डर रही थी कि कहीं वो फिर से उसे मारने की कोशिश न करे। जेस ने नरम लहजे में कहा कि वो सिर्फ बुराई को साफ करेगा, किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेला ने डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाया। जेस ने मैजिक शुरू किया और बताया कि उसे थोड़ी जलन महसूस होगी। कुछ ही पलों में बेला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके अंदर की सारी गंदगी साफ हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ, लुइना ने कहा कि यह बिल्डिंग वाकई मजबूत है, जो जेस के अटैक से नहीं गिरी। फर्नन ने बताया कि उसने इसे बनवाया ही ऐसे था कि यह बड़े से बड़े शॉकवेव्स झेल सके। फर्नन ने चेक किया कि बेला ठीक है और लुइना ने कंफर्म किया कि वो बस बेहोश है और जल्द ही होश में आ जाएगी। लुइना उसे डॉर्मेट्री ले जाने वाली थी, पर फर्नन ने उसे रोका। उसने बेला के मुंह में थोड़ी वाइन डाल दी ताकि ऐसा लगे कि वो नशे में धुत होकर बेहोश हुई है। फर्नन ने समझाया कि होशियार रहना जरूरी है। अगर किसी को पता चला कि ये डीमंस का मामला है तो मुसीबत बढ़ जाएगी। लुइना ने उसका चेहरा एक कपड़े से ढक दिया और फर्नन का शुक्रिया अदा करके निकल गई। फर्नन ने चैन की सांस ली। उसका आधा काम हो चुका था। अब उसे बस जेस का इस्तेमाल करके एकेडमी के हर उस स्टूडेंट को ढूंढना था जो इन्फेक्ट हो चुका है और उन्हें पूरी तरह प्यूरिफाई करना था। इस तरह वो आने वाली तबाही और डीमंस के प्लान्स को पूरी तरह फेल कर सकता है। सबसे पहले उसे यॉट क्लब के लिए तैयारी करनी होगी।